चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू द चैनल मैथ्स बाय अरुण पांचाल। ठीक है, आई थिंक ये हमारा सेकंड सेशन है केवीएस का, जो भी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है फिलहाल अभी केवीएस को लेके। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट सेशन में हमने 20 क्वेश्चंस आपके किए थे। बस थोड़ा सा क्या था कि इंटरेक्शन का था कि पहला सेशन की आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो आई होप ये भाई 20 क्वेश्चन आपको कनेक्ट हुए होंगे। ठीक है, आपने खुद ट्राई किया होगा। पीडीएफ में ऑलरेडी आपके कमेंट में आप एक बार देख लीजिए करिएगा, है ना। पीडीएफ और जो भी आपके टेलीग्राम्स के ग्रुप्स के लिंक है ना, वो मैं आपके कमेंट में आपका पिन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो आज के सेशन का जो प्लान है, अगेन है ना, हमने क्वेश्चंस मिक्स लिए है ना, 30-40 जितने भी क्वेश्चंस होंगे। बट आपका टारगेट क्या रहेगा अपना, कि जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, या मैं बोल सकता हूँ कि आपके एजेस वाले क्वेश्चंस हो गए, दिस इज द पार्ट ऑफ द रेशियो, है ना, और आपका मिक्सचर्स हो गया, और अगेन आपका क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इन इन आपके जो आई मीन टॉपिक्स हैं, उनके क्वेश्चंस का आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बात सिर्फ ये नहीं है कि भाई कि मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो और उसको देख के आपको समझ में आ रहा है, तो दैट इज वेल एंड गुड। बट भाई ये सारी चीजें तभी आपके लिए यूजफुल होगी जब आप क्वेश्चन को ना खुद से आप ट्राई करोगे, वीडियो सोल्यूशन ना देख के। ठीक है, तो भाई मेरा तो सिर्फ यही सजेशन रहेगा, भाई जिन स्टूडेंट्स का बेसिक क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, है ना, बेसिक का मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर उनको ये नहीं पता कि 5/8 62.5% होता है, तो वो अपना पहले थोड़ा सा ना बेसिक आइडिया, सेशन को करने से पहले वो अपना थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप क्लियर कर लो। ठीक है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर ले रहा हूँ तो उससे रिलेटेड, है ना, जितना बेसिक से बेसिक चीजें मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड बता पाऊँ, है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, बट फिर भी, क्योंकि भाई जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो चीजें आपकी ठीक नहीं होगी। ठीक है, चाहे आप कितना ही यूट्यूब से पढ़ लो, कितने ही आप पेड बैच ले लो। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर जिन स्टूडेंट्स का क्वांट अगर वीक सेक्शन है, तो थोड़ा सा भाई वो बेसिक पे ध्यान दे। बेसिक का मतलब ये नहीं है ना कि आपने पढ़ लिया बेसिक हो गया। पहले आप बेसिक करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, बेसिक को बिल्ड करोगे। अब बिल्ड कैसे होंगे बेसिक आपके, दैट इज द लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस जब तक आप नहीं करोगे खुद से, तब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, आपको कोई भी समस्या अगर किसी भी प्रकार की आती है भाई, क्यूए और एलआरडीआई, है ना, क्वांट और एलआर से रिलेटेड, ठीक है, तो टीयर 1 के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, दिस इज पांचाल अरुण, है ना, आपका स्लाइड में मैंने आपका ऐड किया हुआ है, पांचाल अरुण 2025 पे आप मुझे मेल कर सकते हो मेरे भाई, या फिर आप वीडियो पे आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मैथ्स टीजीटी टीयर 2 के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, ये भी जल्दी सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या जो भी है आप अपना मुझे वो कर सकते हो, ग्रुप पे आप कमेंट कर सकते हो, है ना, ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो, या मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसको सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करना कि भाई आप अब बैठे हुए हो, है ना, विदाउट पेन पेंसिल, और आप खुद से सॉल्व नहीं करो। वीडियो देखना तो एक सेकेंडरी बात होती है। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन है आप उसको खुद से ट्राई करो, जहां कहीं भी डिफिकल्टी आती है तब जाके आप उसकी वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये अपना टेलीग्राम का आपका ग्रुप है या चैनल है। ठीक है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज मैथ्स बाय अरुण पांचाल MEP, है ना, आपका चैनल का नाम भी यही है और आपके ग्रुप का नाम भी आपका यही दिया होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये कोशिश करना, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो सॉल्यूशन मत देखना, दिस इज अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग वही करेंगे आज, है ना, जो आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन लेवल के होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब जैसे देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, देखो बेसिक आपके मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, वो वाले क्वेश्चन तो मैं भी फिलहाल आपको नहीं कराऊंगा, है ना। तो आई मीन जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर हो गया, है ना, या a+b+c का होल क्यूब, इस टाइप के अगर फॉर्मुलेशंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है, बट बेसिक अगर मैं कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा बेसिक है, तो उसमें आई थिंक कराने का तो आप खुद भी कर सकते हो ना, है ना। तो कुछ टॉपिक से क्वेश्चन अगर इस सेशन में कम है तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सेशन जैसे जैसे होते रहेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना 5 से 7 सेशन, तो आपके अच्छे खासे 300 क्वेश्चन के अराउंड आपके पास हो जाएंगे, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में भी, और एक्चुअल जो आपका एग्जाम लेवल होना चाहिए उस हिसाब के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर नहीं है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस तरीके का आपका नेचर है, जो भी एक्सपेक्टेड है, जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो। ठीक है, अगेन भाई खुद से ट्राई करना, चाहे आप कितने क्वेश्चन कर लो वो कोई फायदा नहीं है, बट जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपकी कनेक्टिविटी आपकी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द टाइम एंड वर्क। ठीक है, द टाइम टेकन बाय P alone to complete the work 60% more than the time taken by P and Q together to complete the same। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे टाइम का रेशियो दिया है, तो मैं एफिशिएंसी तक पहुंच सकता हूँ। R is 50% more than that of Q,
and Q and N together can complete the work in 160 by 3 days. Find the time taken by P alone to complete the 80% of the work. अब आपकी चॉइस है, आपकी कनेक्टिविटी कैसी है भाई, परसेंटेज से करना चाहते हो परसेंटेज से कर लो, रेशियो से करना चाहते हो आप रेशियो से कर लो। मुझे ये पता है कि P का अगर और Q प्लस आर का टाइम, Q प्लस आर नहीं, ये कितना दिया, P प्लस Q, P का जो टाइम है वो P प्लस Q से 60% ज्यादा है। अगर ये 100 टाइम ले रहा होगा तो भाई 160 लेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते थे दिस इज 8:5। अब मुझे ये पता है अगर ये टाइम का रेशियो है, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो इन्वर्स कर देता हूँ, है ना, टाइम का रेशियो इन्वर्स कर देता हूँ, तो मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। सिंपल है भाई। क्यों ऐसा करता हूँ, क्योंकि भाई क्या होता है कि जैसे जैसे आपको पता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ऐसी वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। अगर वर्क कांस्टेंट है भाई, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसका उल्टा मैं क्या कर देता हूँ, क्या, नंबर ऑफ डेज का। दैट इज द सेम थिंग, जो रेशियो आपका स्पीड का होगा उसका इनवर्स या उल्टा कर दोगे तो वही रेशियो आपका किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या, यही सारा कनेक्टिविटी है प्रोपोर्शनैलिटी की, टाइम एंड वर्क हो या चाहे आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक, अब मुझे ये पता चल गया भाई एफिशिएंसी 5 और 8 की रेशियो में मैं बोल सकता हूँ ना कि P जो है वो यहाँ पर 5 यूनिट बनाना है, P की एफिशिएंसी है 5 मान लो, P 5 है, P प्लस Q का 8 है, जब P का 5 है तो Q का 3 हो जाएगा ना मेरे पास, दिस इज 5 दिस इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर Q की भी एफिशिएंसी भाई कितनी निकल गई, 3 निकल गई। अब आपकी चॉइस है रेशियो परसेंटेज जो कंफर्टेबल हो, R 50% ज्यादा है एफिशिएंट Q से, तो R की और Q की एफिशिएंसी जब आप देखोगे तो क्या मैं इसको 3 और 2 लिख सकता हूँ भाई, ये 2 है ना, 50% फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, तो 2 ये है ज्यादा है, तो यानी 3 और 2 की रेशियो में। तो पंगा क्या है यहाँ पर, आई मीन जो यहाँ पर 3 यूनिट Q जनरेट कर रहा है इसके हिसाब से 2 कर रहा है, तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, रेशियो के हिसाब से सेम करना पड़ेगा। 5 और 3 का रेशियो है, इधर R और Q का रेशियो कितना था, 3 और 2 आपको दिया हुआ था, इसका मतलब ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, भाई Q की एफिशिएंसी तो सेम रहेगी ना मेरे पास, इन दोनों को आप क्या कर दो, सेम कर दो। तो जैसे आप रेशियोज को मल्टीप्लाई करके सेम करते हो ना, आप इसको ऐसे कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि P Q और R की जो एफिशिएंसी आ गई कितना आ जाएगी भाई, 10, 6 और 9 आ जाएगी। क्लियर, अब 3 ही पर्सन की बात हो रही थी, तीनों की एफिशिएंसी निकल गई है, जो मांग रहे हैं वो आराम से निकाल दो। सबसे पहले तो आप देखो Q और R मिलके यानी 15 यूनिट बनाते हैं, टोटल वर्क मेरे पास निकल जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई डेज देख लो 160 बाय 3 डेज आ जाएगा। दिस इज क्लियर। अब वे ऑफ कैलकुलेशन अगेन दिस इज योर्स, है ना, 16 पंजे कितना आएगा 80, चाहो तो मल्टीप्लाई करो या कैंसिल आउट कर दो, बाद में हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आसान है तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर अगर थोड़े से डिफिकल्ट होते तो बाद में इसको कैंसिल आउट कर देते। तो दिस इज योर टोटल वर्क, 800 जो निकल कर आया मेरे भाई टोटल वर्क हो गया। अब आपको वो वर्क कराना किससे है, अब आप ये देखो आपको वो जो वर्क कराना है वो किससे कराना है, आपको P से कराना है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय P अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो ये टोटल वर्क है, अगर P 10 यूनिट इसकी है तो दिस इज, ये कैंसिल आउट हुआ, बट ये क्या है, ये टोटल 100% का टाइम है भाई, 100% काम इतने दिन में करता है, 80% काम कितने दिन में करेगा, इसका 80% आपको निकाल देना था। दिस इज 8 into 8, दिस इज 64 डेज इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई, है ना। तो टाइम एंड वर्क 110% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे भाई आपके, और यही आपका रेशो का कॉन्सेप्ट है ना, तो बार बार यही चीजें आएंगी, थोड़े थोड़े चीजें सफल होंगी। अभी तो सेकंड सेशन है, धीरे धीरे जैसे 5-6 सेशन होंगे तो आप देखोगे ये सारी चीजें ना आपकी कौन से रिलेटेड तो एटलीस्ट कवर हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ये आपका सिंपल, आपका अगेन दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रेशियोज या मिक्सचर्स आप बोल सकते हो। ठीक, अब क्या बोल रहा है, वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज 4 टाइम्स इज दैट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले मिल्क और वाटर का भाई रेशियो लिख लो, कितना आ रहा है 4 और 1 के रेशियो में। अब वो बोल रहा है जब 60% ऑफ द मिक्सचर आप रिमूव कर देते हो और उसमें 48 ml वाटर आप ऐड करते हो, तो वाटर का जो रेशियो हो जाता है, इट मींस वाटर बिकम्स हाफ ऑफ द मिल्क। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। ठीक है, अगेन आपका बेसिक आइडिया पता होना चाहिए मेरे भाई, कैसे कि भाई कोई भी मिक्सचर है, समझना मैंने उसमें से 60% इसका मिक्सचर को आउट कर दिया है ना, या रिमूव कर दिया। अब 60% मिक्सचर रिमूव करूं या 10% करूं 50% करूं, रेशियो तो मेरे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, रेशियो तो चेंज नहीं होगा ना। लेकिन ये जो क्वांटिटी पहले 100% थी, अब जो क्वांटिटी बची है वो मेरे पास कितना परसेंट बची है भाई, 60 रिमूव करने के बाद 40% क्वांटिटी बची होगी। क्वांटिटी में डिफरेंस आता है आपका, रेशियोज आपकी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है।
अब फाइनली यहाँ मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। अब आप क्या ऐड कर रहे हो, 48 ml आपने वाटर ऐड किया मेरे भाई। जब आप 48 ml वाटर ऐड कर रहे हो तो द वाटर बिकम्स हाफ ऑफ द मिल्क हो जाता है। तो वाटर जो हो जाता है हाफ ऑफ द मिल्क हो जाता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो बोल सकता हूँ वो 2 और 1 का रेशियो का बोल सकता हूँ ना मैं। तो आप ऐड क्या कर रहे हो मेरे भाई, आप ये देखो, आप वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क दोनों केस में क्या रहना चाहिए मेरे पास, सेम रहेगा ना भाई। ऐड क्या कर रहा हूं मैं, वाटर, मिल्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ये 4 यूनिट है तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या होना चाहिए, 4 यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फाइनली मिल्क और वाटर का जो इनिशियल रेशियो था 4:1 था। अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो गया दिस इज 4:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वाटर 1 था, यहाँ पे वाटर 2 है, तो इसका मतलब 48 का गैप है, एक यूनिट 48 के आपको बराबर दी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो 5 यूनिट है, 5 इंटू 48, इसका मतलब ये क्या है, 40% ऑफ द क्वांटिटी निकल कर आई है आपके पास, 40% की क्वांटिटी है। इनिशियल में आपसे पूछ रहे तो ठीक है मेरे भाई, 40 की वैल्यू ये है, यानी आप फ्रैक्शन से करना चाहो फ्रैक्शन से कर लो, परसेंटेज से करना चाहो परसेंटेज से कर लो, आपकी चॉइस है ना। ये तो सिर्फ बताने का टाइम लगता है भाई। 2/5 है तो ओवरऑल आप 1 यूनिट या 100% का वैल्यू आप निकाल लो। तो उल्टा ही तो फ्रैक्शन करना था, 5/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 48। ये मेरे पास क्या निकल कर आया, दिस इज 5/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 48। ये मेरे पास इनिशियल मिक्सचर निकल कर आया। अब पूछ क्या रहा है, दिस व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछ रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगेन दिस इज 4/5, सिंपल। 5 से 5 मेरे भाई कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व करने का तरीका आपका है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर लो। 5 दूनी 10, 10 इंटू 48 कितना हो जाएगा, दिस इज 480 ml इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई कोशिश यही है हर क्वेश्चन में समझाने की। अगर जिसको थोड़ा बहुत भी अगर रेशियोज का बेसिक आइडिया है तो इस क्वेश्चन के थ्रू वो अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब आप देखो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है ना। बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए भाई। सीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। डिस्काउंट में सीपी पे कैलकुलेट करता हूँ, प्रॉफिट में आपका गेन, डिस्काउंट में एमआरपी पे कैलकुलेट करता हूँ, प्रॉफिट आपका सीपी पे कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, चलो तो भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2400 विच इज 800 more than that of Q, and the discount percentage on P and Q is in 2:1 ratio, such that the selling price of P is 12.5% more than that of Q. Find the selling price of Q. देखो, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। आप देखो जी, अगर एमआरपी मुझे पी का है ना, अब मेरे को पी का एमआरपी मुझे कितना दिया हुआ है, देखो 2400 है। ये जो 2400 एमआरपी है वो 800 ज्यादा है क्यू से। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्यू का एमआरपी कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, सिंपल। अब आप देखो, वो बोल रहा है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज आप पी पे दे रहे हो और क्यू पे दे रहे हो वो 2 और 1 की रेशियो में। इसका मतलब क्या पता चला कि जो परसेंटेज पी पे आप डिस्काउंट दोगे है ना, मान लो मैंने x% दिया, अगर आप उसका आधा करोगे तो वो डिस्काउंट परसेंटेज में किस पे कैलकुलेट करना हो, क्यू पे कैलकुलेट करना। तो आप सेलिंग प्राइस यानी डिस्काउंट जब आप देते हो तो किस पे दोगे, आप एमआरपी पे तो देखो भाई डिस्काउंट है ना। तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। तो आप देखो, अगर आप पी का निकालोगे है ना, पी ये हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि पी को मैंने 2x% का डिस्काउंट दिया तो क्यू पे मैंने इसका आधा परसेंट का डिस्काउंट दिया होगा ना भाई। ये ध्यान रखना, दिस इज द रेशियो ऑफ मीन, ये जो है ना, ये डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो है, डिस्काउंट का रेशियो नहीं है। दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज, नॉट ए डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट तो मेरे पर रुपीस में हो जाएगा ना। दिस इज द परसेंटेज। ठीक है, तो अगर मैं पी पे 2x का डिस्काउंट परसेंट का डिस्काउंट देता हूं तो क्यू पे मेरे को कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा भाई, x% का डिस्काउंट मुझे क्यू पे देना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हो भाई, ये 2400 सीपी है, आई मीन एमआरपी है भाई। 100 में से अगर 2x% इसका निकाल दोगे तो ये क्या निकल कर आया, सेलिंग प्राइस ही तो निकल कर आया। क्लियर होती है कहानी। अब ऐसे समझो यार, अब देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपसे 1500 का कोई आर्टिकल है, मैंने उसको 20% का डिस्काउंट दिया, तो इसका 80% ही तो निकालोगे। इसका मतलब क्या है, 1500 का मल्टीप्लाई 100 माइनस 20, ये वाला जो डिस्काउंट है ये अपने को निकालना है, जो अपने को नहीं पता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा फ्रेमिंग करना पड़ेगा।
ये आ गया, दिस इज द सेलिंग प्राइस, है ना। अगर आप ये पी का है, अगर आप क्यू का सेलिंग प्राइस निकालोगे तो दिस इज 1400 मल्टीप्लाई भाई, इस पे भी डिस्काउंट। अब इस पे अगर डिस्काउंट, है ना, पी पे अगर आपने 2x का डिस्काउंट लिया है तो क्यू पे आपको कितना डिस्काउंट लेना पड़ेगा, इसका आधा लेना पड़ेगा, दिस इज x। 50% दिया हो ना 2 और 1 के रेशो में, इसका मतलब दिस इज 100 माइनस x%, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब फाइनली मुझे क्या दिया हुआ है, दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ पी इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ क्यू। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पी और क्यू के सेलिंग प्राइस का रेशो ये 1/8 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 9 और 8 के रेशो में होगा, सिंपल। तो आप खुद देखो कि इनके अगर सेलिंग प्राइस का आप रेशो निकालोगे तो दिस इज 9 और 8। ये तो कैलकुलेट ही नहीं करना था, दिस इज 3:2, है ना। अगर कनेक्टिविटी इनिशियल स्टेज पे अगर आपकी थोड़ी है तो आपको यहीं से पता चलेगा ना भाई 3 और 2 का रेशो मुझे दिया हुआ, ठीक है। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया, 3/2 मल्टीप्लाई 100 माइनस 2x% एंड दिस इज 100 माइनस x%, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 9/8। तो कितना टाइम्स आया भाई, 3 टाइम्स। 2 का कितना आया, 4 टाइम्स। बेसिक कैलकुलेशन है, नंबर्स डिफिकल्ट नहीं है ना, आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। 4 दूनी 8x, तो ये आ गया, दिस इज 300 माइनस 3x। अब आप गैप देखोगे, इसका गैप आएगा भाई 100 और इसका गैप कितना आ गया 5x। 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5 ना। x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई, 20 के इक्वल। अब x की वैल्यू 20 के इक्वल का ये मतलब है, मेरे पास क्या मतलब है कि मैंने जो डिस्काउंट दिया होगा वो जो डिस्काउंट है ये क्यू पे मेरा डिस्काउंट आया होगा। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू। तो सेलिंग प्राइस क्यू का आपको निकालना है, क्यू का आप देख लो, क्यू का मार्क प्राइस कितना है 1600, है ना। एक मिनट रुको, यार हो जा भाई। एमआरपी जो है क्यू का वो कितना है 1600। जब आप 20% का डिस्काउंट दोगे मेरे भाई तो इसका कितना परसेंट आपको निकालना पड़ेगा, 80% आपको निकालना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू, ठीक है। तो 16 इंटू 8 है ना, दिस इज 144 144। क्लियर, बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बता दिया ताकि आपको कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगेन दैट इज अ प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो आपका ईएमआरएस में ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, कोई ऐसे मतलब अजीब या कुछ डिफिकल्ट या कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं करा रहा मैं, सिंपल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज 800 मोर देन दैट ऑफ क्यू। आर्टिकल पी इज सोल्ड एट 10% लॉस व्हाइल आर्टिकल क्यू इज सोल्ड एट ए 60% प्रॉफिट such that there is a 20% profit on overall transaction। एक मिनट रुको यार, सॉरी। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। अब भाई करने के तो बहुत सारे मेथड है ना, बट क्या है कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज का। सॉरी। देखो जब तक आपको बेसिक आइडिया नहीं है ना तो शॉर्टकट में कुछ भी बताते रहूं वो बेकार की चीज है ना। आपको बेसिक आइडिया पता होनी चाहिए। बात इस क्वेश्चन करने को नहीं है ना, आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का ही तो क्वेश्चन है, या आप उसको बोल सकते हो दैट इज ऑफ एलिगेशन, है ना। एलिगेशन तो सेकेंडरी चीज है, जब तक आपको उसका बेसिक आइडिया नहीं पता होगा वो आप कैसे करोगे भाई। जब भी मैं प्रॉफिट को या लॉस को दो आर्टिकल के कंपेयर करता हूँ तो एवरेज आता है ना, ऐसे ही तो एलिगेट करते हो आप। तो वो जो एक्चुअली में जो रेशियो निकल कर आता है, किसका रेशियो निकल कर आता है, वो आता है रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, है ना। अब क्यों आएगा रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, बिकॉज जब भी क्वांटिटी, दिस इज किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड, जब आप स्पीड को 2 पर्सन की स्पीड को एलिगेट करो जो रेशियो निकल कर आता है भाई आर का, है ना। अब ये सीपी है, ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस आप किस पे कैलकुलेट करते हो, इसका बेस क्या है, ये सीपी तो होता है ना। तो इसलिए प्रॉफिट को और लॉस को अगर आप एलिगेट करते हो तो दैट मींस मुझे रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो रही बात इस क्वेश्चन को करने की, है ना, वो कोई इशू ही नहीं था भाई। 10% लॉस है, इसका वेटेज देख ले, लॉस के लिए नेगेटिव ले लो या 90% ले लो तब भी आपका काम चल जाएगा। वाई क्यू के लिए मैंने कितना ले लिया भाई 60% ले लिया। ओवरऑल एवरेज आपका कितना आ रहा है 20% आ गया, इसका मतलब गैप आप देखोगे यहाँ पर 40 आ गया। इसको 10 मत कर देना, ये गैप है 20 का और माइनस 10 का, यानी कितना हो जाएगा 30। यानी कॉस्ट प्राइस ये सीपी वाला आई मीन पी के लिए यूज किया था, ये क्यू के लिए किया था। तो पी और क्यू के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4 और 3 के रेशियो में आ गया। अब एक यूनिट किसके बराबर है भाई 800 के,
8 चौक कितना हुआ 3200 और 8 तिया कितना हो जाएगा 2400। इसका मतलब क्या है कि पी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3200 निकल कर आ गया। बस मुझे चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस चाहिए। इसका मतलब ये है 10% का मैंने इसको क्या किया होगा मेरे भाई लॉस, तो इसको 90% पे बेचा होगा। 32 इंटू 9 बहुत आसान नंबर है, दिस इज 2880। अगर नहीं याद है तो कम से कम भाई 20 के 32 के है ना, ये 32 तो बहुत नॉर्मल है, टूरिस्ट का होती है ये, तो कम से कम 30 तक तो टेबल आपको भाई याद होनी चाहिए, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट करने की बात तो ये तो हो ही गया ना, बट जब तक आपको बेसिक आइडिया नहीं पता होगा कैसे कर लोगे भाई। ये जरूरी नहीं है कि आप -10 ही लो, इसको आप 90% ले लो ना, है ना। इसको आप कितना लोगे भाई 60% है, दिस इज 160% लोगे। ओवरऑल 20% फाइनल दिस इज 120। अगेन यू विल गॉट द सेम रेशियो। कितना गैप आएगा, बस 40 आएगा। इसका गैप कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, तो सेकेंडरी चीज है ये वाली चीज, तो है ना। अब बेसिक एक्चुअली में कैसे डील करना था, मुझे पी का कॉस्ट प्राइस नहीं पता, मैंने इसको 90% पे बेचा होगा, है ना, 10% लॉस हो गया। प्लस क्यू का कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, मैंने इसको कितने परसेंट पे 160%, मैं इसका कैलकुलेट करूंगा तो ये सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। अब ओवरऑल सेलिंग प्राइस आप देखोगे यानी पी प्लस क्यू का, वो आपका कितना परसेंट है 120%, है ना। तो एक्चुअली में ये जो जनरेट हुई है ये वाली चीज यहीं से तो हुई है, ये कोई शॉर्टकट थोड़ी है मेरे भाई, दिस इज सिंपल बेसिक थिंग। अगर आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेटेड एवरेज क्लियर है, देखो क्यू इंटू 160%, अब समझना पी का 160% प्लस क्यू का 100, आई मीन पी का 120%, क्यू का 120%। अब मैं यही तो कर रहा हूं, देखो ये 120 है, समझना ये पी है 120, यहाँ पर पी का 90 है, तो इसका मतलब क्या है कि इस एवरेज 120 से 90 का गैप यानी घटाना ही तो पड़ेगा। तो कितना बचा 30% ऑफ पी। अब बराबर फिर 160 ये फिर 120 है, तो 120 में से तो ये दोनों वैल्यूज आप घटा रहे हो ना, इसका मतलब आप इसको एलिगेशन बोल दो, है ना, सिंपल। भाई ये चीज बार बार रिपीट होती है, तो इसलिए क्या है एक टर्म आ गई, एक टूल आ गया जिसे आप एलिगेशन बोल देते हो, कि इस मेथड से ऐसे चार्ट बना के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बट ये तो सेकेंडरी है ना, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है, ये 30%, अब देखो 160 और 120, तो ये कितना आ गया, दिस इज 40% ऑफ क्यू। तो मैं बोल सकता हूँ पी और क्यू के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4 और 3 आ गया। 1 यूनिट का गैप है मेरे भाई 800, तो 8 चौक कितना हुआ 3200, 8 3 कितना आ गया 2400। अगेन दिस इज द सेम प्रोसेस, 3200 है, 10 का मैंने लॉस किया तो 90% पे मैंने इसको सेल किया होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। अरे यार, अब अगेन दैट इज, है ना, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है भाई, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था 13-14 तारीख में। क्वेश्चन तो आपको देखो सेम ही मिलेंगे, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं मिलेगा। बट क्या है, टाइम स्लॉट होगा आपके पास, है ना, आपके पास थोड़ा वो भी तो एक फैक्टर है भाई, कि मेरे को 2 घंटे मिल रहे हैं, मेरे को 100 क्वेश्चन करने 2 घंटे में, है ना। तो आप कैसे मैनेज करोगे टाइम को, वो भी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम फैक्टर अगर आप हटा दो, टाइम लिमिट अगर आप हटा दो, है ना, और आपको दुगना टाइम दे दिया जाए, तो आप ऑब्वियस सी बात है आपके अटेम्प्ट्स भी तो इंक्रीज हो जाएंगे ना। तो अगेन है ना, थोड़ा सा बोलना आसान होता है ना, कि विदाउट टाइम लिमिट क्वेश्चन को करना बोलना आसान होता है, एग्जाम प्रेशर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना टाइम स्लॉट में थोड़ा सा ना मुश्किल काम होता है, एज कंपेटेबल टू विदाउट टाइम लिमिट। ठीक है, वेसल पी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन सच दैट वाटर इज 14.28%। उसको फ्रैक्शन में भी बोल दो, पॉइंट में भी, ये तो बहुत नॉर्मल फ्रैक्शन है ना, 1/7 होता है, मोर देन दैट ऑफ वाटर। अगर वेसल पी की बात करो तो मिल्क और वाटर का आपके पास रेशो आ गया, रेशो कितना दिया हुआ है भाई इसने 7, 14.28%, मोर है वाटर किससे, मिल्क से, तो अगर 7 होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अगेन दैट इज सेकेंड मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है 9 और 11 आपको दिया हुआ है, तो भाई मिल्क और वाटर का रेशो 9 और 11 ले लीजिए आप। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है भाई 6 लीटर फ्रॉम पी, इसमें से आपने 6 लीटर ले लिया, इसमें से आपने भाई क्यू में से ले लिया 8 लीटर, फिर उनको मिक्स कर दिया, ठीक है मिक्स कर दिया, फिर 2 लीटर आपने अगेन उस फाइनल मिक्सचर में पानी मिला दिया, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। भाई फिर फाइनली 2 लीटर आप उसमें पानी मिला रहे हो, तो अब आप देखो, है ना, जस्ट आप देखो भाई यही तो करोगे भाई, इस 6 लीटर में भी 7 और 8 का रेशियो रहेगा, इस 8 में भी 9 और 11 का रेशियो रहेगा, और मुझे मांग क्या रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी तो मांग रहा है, परसेंटेज में मांग रहा है, तो कन्वीनियंसी के लिए क्या मैं उसको 60, 80 और 20 ले लूं, ये क्यों लिया मैंने, आप 6 से भी कर लो भाई, 6 से करोगे तो पॉइंट में आएंगी चीजें, मांग क्या रहा है मुझसे, परसेंटेज तो मांग रहा है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा मेरे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो 8 और 7 कितना हुआ 15, ये 15 यूनिट हो गई,
और ये कितना है मेरे भाई 60 यूनिट। तो 15 चौक कितना हुआ 4, 4 सत्ते 28। तो मिल्क और वाटर यहाँ कितना कितना दिया हुआ 28, 8 चौक कितना आ जाएगा 32। अगर आप 60 ना लेते तो यहाँ कितना आता 2.8 और 3.2, आपकी चॉइस है। इसको 100 लेके कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो या परसेंटेज ही मांग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये है, ये 20 है, ये भी भाई इसका कितना है 4 गुना है, तो 4 निम कितना आ जाएगा मेरे पास 36 आ जाएगा, 11 चौक कितना आ जाएगा मेरे पास 44 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कहानी होती है, दिस इज फॉर मिल्क एंड दिस इज फॉर वाटर। अब मुझे चाहिए क्या परसेंटेज ऑफ मिल्क। भाई अगर मिल्क देखोगे तो कितना है मेरे पास 8 और 6 14, 3 4 5 6 यानी 64 मेरे पास क्या दिया हुआ है मिल्क दिया हुआ है ना। और टोटल देख लो जैसे मर्जी कर लो, वाटर आप ऐड कर लो, हालांकि जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने का तरीका है। यानी यहाँ पर 76 मेरे पास क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अब आप क्या कह रहे हो, जब आप ये मिक्सचर हो गया उसमें फिर 20 ml आपने क्या ये लीटर जो भी है आपने पानी मिला दिया भाई, तो 64 तो मिल्क रहेगा और वाटर कितना रहेगा मेरे पास 96 वाटर रहेगा। तो जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो भाई। 64 ये है, 9 और 6 15 16 160, या तो यहाँ भाई 16 चौक 64 और 16 96, ऐसे कर लेते, रेशो निकाल लेते 2 और 3। क्या मांग रहा है मेरे से, मिल्क का परसेंटेज मांग रहा है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज इक्वल टू 40% इज योर करेक्ट। क्लियर। तो बार बार वही है कि भाई वही चीजें घूम के आएंगी, जब तक आपको बेसिक आइडिया नहीं है तो हर क्वेश्चन आपको अलग अलग लगेगा, है ना। अगर बेसिक आइडिया है तो ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे भाई, है ना, सब मॉडरेट है। भाई जो जिन्होंने पहले थोड़ा पढ़ रखा है ना तो उनके लिए तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। बट समस्या थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं। उन कहेंगे जिनका थोड़ा सा बेसिक आइडिया नहीं है, अगर आप बेसिक आइडिया ले लोगे, थोड़ी सी आप अपना समय उसमें स्पेंड कर लोगे, तो आप भी आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आपका है ना लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग धीरे 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 इंक्रीज होती चली जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलो तो अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगेन मैंने बोला है कि डीआई के तो आप ध्यान रखना 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके मान के चलना ही चलना। ठीक है, 100% आएगा 2 क्वेश्चन, लेकिन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे व्हेन यू नो अबाउट द रेशियोज परसेंटेज, या आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है इस पूरे चार्ट पे, चार्ट बोल क्या रहा है समझना। By the bar chart shows the number of QA and LRDI queries solved by Arun Panchan on 4 different days of a week. On each day, the total number of queries solved by AP is C. देखो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, ये सेम देखो सिंपल है। भाई अरुण पांचाल ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए है ना 4 दिन में, और 2 सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करता है भाई, एक तो क्वांट का और प्लस LRDI का, है ना, 2 सेक्शन, यानी टोटल क्वेश्चन जो है क्वांट प्लस LRDI। आप इसको ऐसे ही तो करोगे भाई, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, बात तो यही होती है ना, दैट इज द सेम थिंग। या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास क्या होता है, दिस इज बॉयज प्लस गर्ल्स मेरे पास होता है, जैसे मर्जी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाइफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अरुण पांचाल है 5, ये मंडे में उसने कुछ क्वेश्चन सॉल्व, कुछ आपके मैथ्स के किए यानी क्यूए के, कुछ आपके LRDI यानी रीजनिंग के सॉल्व किए, ये आपका डाटा दिया हुआ है। जैसे आप मंडे की बात करो भाई, मंडे को तो 435 उसने ये वाला जो डाटा है यानी मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज फॉर द क्यूए, ये वाला डाटा क्यूए का है। ठीक है, और ये अपने को नहीं पता कि ये वाला कौन सा है, आई मीन ये LR का तो है बट ये मेरे को मिसिंग है, यानी इसकी वैल्यू नहीं पता, सॉरी। अब उसने दिया क्या इन्फॉर्मेशन तो पढ़ो, ऑन ईच डे द टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज सोल्ड बाय एपी इज सेम। टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे यानी क्यूए प्लस LRDI होगा, वो हर दिन उसका सेम होना चाहिए। यानी जितने क्वेश्चन इसने टोटल यहाँ सॉल्व किए होंगे उतने ही क्वेश्चन यहाँ होगा, उतना ही क्वेश्चन आपका यहाँ होगा, और उतना ही क्वेश्चन आपका क्या होगा यहाँ पर होगा। क्लियर। तो एकदम से डाटा निकालने की जरूरत नहीं है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि इसमें आपका जो नेचर एग्जाम है उसमें से एक ही क्वेश्चन आता है इस डीआई में से, ऐसा नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आएगा। तो भाई आसान होता है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, डाटा थोड़ा डिफिकल्ट करेगा, डिफिकल्ट मतलब कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं, कंसेप्चुअल अगर उसको थोड़ा सा पूछे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या लेंथी और बढ़ा के क्वेश्चन और पूछ लेगा, हालांकि आता आपका एक ही क्वेश्चन है एक सेट को लेके। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप पहले ये तो देखो कि कैसे इसको सॉल्व करोगे, है ना। अब सारा डाटा नहीं निकाला, समझने वाली बात है भाई। आप खुद देखो कि जितने क्वेश्चन ट्यूसडे को सॉल्व किए गए उतने टोटल मंडे को सॉल्व किए, उतने ही टोटल आपके थर्सडे को सॉल्व किए होंगे, उतने ही आपके मंडे को सॉल्व किए होंगे। अब आप देखो भाई ये टोटल मुझे ट्यूसडे का तो पता है ना भाई, ट्यूसडे कितना हो गया 645 और 555, 6 5 11 45 और 55 मेरे पास कितना होता है मेरे भाई 6 5 11 45 55 यानी 1200 हो जाएंगे मेरे पास। क्लियर, तो 1200 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करता है।
इसका मतलब यहाँ भी इसने 1200 ही किए होंगे। यहाँ आप देखोगे यहाँ भी तो मेरे पास भाई 1200 है, 8 और 3 11, 60 और 20 100, दिस इज अगेन 1200। तो अगर आप थर्सडे का निकालना चाहो तो भाई क्यूए के तो उसने मेरे भाई 720 सॉल्व किए हैं। तो क्वांट के अगर आप देखो, एलआरडीआई के अगर आप देखोगे तो टोटल 1200 क्वेश्चन है, 1200 में से 720 चला जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा मेरे पास, 480 बच जाएगा। क्लियर होती है कहानी। ऐसे आप इसका निकालना चाहो तो इसका निकाल लो। डाटा कभी भी मत निकालना, ये सजेशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लिया करो पहले क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, रेशियो में पूछ रहा है। डाटा आप निकाले जा रहे हो, अब जरूरत है नहीं उस डे का या उस चीज का पूछ ही नहीं रहा। नंबर निकाले जा रहे हो लेकिन पूछ वो क्या रहा है, परसेंटेज, तो भाई परसेंटेज रेशियो से काम चलाओ ना, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, है ना, ये सजेशन है मेरा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो मेरे भाई। ठीक है, if the average number of time taken by AP to solve QA query is 50% more than that of LRDI query। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी क्वेश्चन जब क्वांट का सॉल्व करता है वो 50% ज्यादा टाइम लेता है कोई भी क्वेश्चन अगर वो रीजनिंग का सॉल्व करता है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन इन आवर्स बाय Arun Panchal to resolve all queries on Thursday given that the average time per LRDI query is 18 seconds। हो गई समस्या सॉल्व। अब मुझे मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ वो किससे पूछ रहे हैं मेरे भाई, ये वाला डाटा पूछ रहे हैं, कौन सा, थर्सडे। समझ रहा वो क्या कह रहा है भाई, थर्सडे को क्वांट के यानी मैथ्स के उसने 720 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, रीजनिंग के अभी हम लोगों ने निकाल दिए, एलआरडीआई जो भी है वो कितना आया था, 480। ये कैसे पता चला, क्योंकि इसने मुझे बोला था कि सब दिन जो टोटल क्वेश्चन है वो सेम होना चाहिए। एक तो कहानी है क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व करने में उसको 18 सेकंड लगते हैं, है ना, उनको 18 सेकंड लगता है अरुण पांचाल को। अब ये समय 50% ज्यादा है ना, ये वाला 18 सेकंड, यानी क्वांट का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में रीजनिंग के क्वेश्चन से 50% ज्यादा समय लगेगा मेरे। तो भाई 18 का 50% बढ़ाओगे तो क्या मैं इसको सीधा 27 लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 18 का 50% 9 होता है, तो यानी 9 + 18 कितना हो गया, 27। अब कहानी क्या आ जाती है, अगेन दैट इज योर चॉइस हाउ टू सॉल्व इट। आप देखो, आप टाइम ऐसे ही तो निकालोगे भाई, 720 क्वेश्चन है, टोटल टाइम मांग रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 27 सेकंड लगता है, प्लस यहाँ पे आप आ जाओ 480 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड, यानी ये जो टोटल टाइम आया ये किसका टाइम आ जाएगा भाई, सेकंड्स में आ जाएगा। इसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 और 60 से मल्टीप्लाई तो करोगे, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लो भाई। 60 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये वाला पोर्शन तो 60 तो वैसे ही यहाँ से निकल जाएगा ना मेरे पास, ये वाला 60। अगर 60 से इसे एक बार ये 60 आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, 12 × 27 ही तो बचेगा, 12 × 27 है ना, 12 ये 6 इसे डिवाइड करूंगा और ये 6 है, यहाँ कितना बचेगा, 80 बचेगा, यानी 8 बचेगा मेरे पास। 8 × 18 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, अगेन दैट इज ऑफ 60। ठीक है, अब 60 को इससे भी डिवाइड करना है, 60 को इससे भी, तो 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा मेरे पास। 27 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या देता है, प्लस यहाँ पर 8 × 18/60 मुझे करना पड़ेगा। तो 6 18 और 6 दाई 60, पता था 30% है, 8 3 24 होता है, दिस इज 2.4, और 27 पचू पचे 25 और 5 चौक 20, तो दिस इज 5.4 प्लस 2.4 कितना आ जाएगा भाई, 7.8 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, देखो ये अप्रोच नहीं है, कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो बहुत सिंपल चीज है। कैसे सिंपल होगी भाई, कि मैं यही तो कर रहा हूँ, समझना भाई, पहले 60 से डिवाइड कर लो, मिनट में कर लो, फिर 60 से डिवाइड करना, दैट इज द सेम थिंग ना। मैंने क्या किया, 60 कॉमन ले लिया ना मेरे भाई, यहाँ से 60 कॉमन ले लिया, जैसे 60 कॉमन लूंगा तो 12 ही तो बचेगा, 12 × 27 प्लस 8 × 18, और नीचे कितना था, 60 × 60 था, कैंसिल आउट कर लो। अब फिर 60 ही तो बचेगा, अलग अलग कर लो ना, ये तो मेथड ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वो है आपके पास, आई मीन इक्वेशन सॉल्व करने का, एक्सप्रेशन सॉल्व करने का, डिवाइड बाय 60, ये तो मतलब अलग अलग कर लिया। 12 का 5 से दे रहा है तो भाई 5 5 25 और 20 5 20 5 ये हो गया। अब 18 ये इसका 30% है, 8 3 24 भाई, दिस इज 2.4, 5 2 7 4 4 8, दिस इज 7.8 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है कि आपका पाई चार्ट पे दिया हुआ है। पाई चार्ट क्या होता है, अपनी जो भी क्वांटिटी होती है ना भाई, ये डाटा कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाटा आप देखो क्या किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री में रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल पाई चार्ट जो भी होता है सर्कल डिग्री में तो भाई 360 डिग्री होता है।
और परसेंटेज में देखोगे आप वो कितना परसेंट होता है आपका, 100% होता है। क्लियर है ना? मैं आपसे बोलूं कि भाई 72 डिग्री है, 72 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होता है? तो परसेंट यार सिंपल हो गया ना, 72 डिग्री कितने में से 72 आया भाई? 360 में से ही तो आया। ये 72 डिग्री का फ्रैक्शन आप देखोगे। परसेंटेज या रेशो का मतलब क्या होता है भाई? रेशो निकाल लो, उसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज हो जाएगा। तो पहले मैंने रेशो निकाल लिया, 72 का कितना टाइम जाएगा भाई? सिंपल है, 72 का ये 5 गुना जाएगा, है ना? तो 1/5 ये तो आ गया रेशो। यानी अगर 72 डिग्री की टोटल से अगर बात करूंगी तो रेशो निकल कर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज 20%। या अगर आपको मतलब याद ही करना है इसको ऐसे मल्टीप्लाई, तो भाई 360 डिग्री 100% के बराबर होता है ना। अगर 1% की वैल्यू निकालोगे तो 3.6 डिग्री हो गया। एक 3.6 डिग्री को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 36/10, है ना? आप उसको कितना करोगे भाई? 18/5 आ जाएगा। क्लियर होती है मेरी कहानी? आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई। ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो ये तो थोड़ा सा आइडिया था उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन दिया क्या हुआ। वो आपसे ये बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट है 5 स्कूल में, उनका ये डिग्री में आपका दिया हुआ है, डिग्री में। अब डिफिकल्ट थोड़ी है ये क्वेश्चन, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। वो पूछ क्या रहा है वो देखो ना। नंबर तो वो कुछ भी डिफिकल्ट डाल सकता है, बट ये डिफिकल्ट नंबर्स नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट कि आप ऐसा मत करना कि यहाँ पे नंबर निकालने लग जाओ कि 64.8/360 मल्टीप्लाई बाय 315, इसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन देखो पहले क्या दिया हुआ है। रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल एस वाइल इन स्कूल टी 55.5% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ये टोटल का रेशियो दिया हुआ है, तो टोटल स्टूडेंट का दिया हुआ है 84.6 ये फ्रैक्शन आएगा कॉलेज पी में या स्कूल पी में। अगर मैं स्टूडेंट आपसे निकलवाऊं मल्टीप्लाई बाय 315, तो फाइनली ऐसे मुझे स्टूडेंट आपके पास निकल आएंगे। ऐसे 75.6 का आप निकालोगे, ठीक है? तो ये वो बता दिया कि अगर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े तो। बट वो तो बॉयज और गर्ल्स के रेशियो में उसने पूछ लिया 2 और 3, और टी में 55-55, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। अगर आपको ये नहीं पता तो भाई एक बार देख लो। देखो 11.11% कितना होता है भाई? 1/9। और 1/9 या 1/11 कितना परसेंट होता है? 9.09%। ये दोनों इंटरचेंज होते हैं। तो ये तो आपने परसेंटेज में आपको फ्रैक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, है ना? तो रटना नहीं है, इसका मेथड होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। इतना तो आपको आई होप आपको पता होगा ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना आपको क्लियर हो, ठीक है? अब देखो पूछा क्या है उसने। अब इसने कॉलेज टी के बारे में मुझे जानकारी, एक मिनट थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि क्लियर हो। कॉलेज टी के बारे में वो क्या पूछ रहे हैं मेरे से, इसे हटा ही दो सारे को, पूरे को, है ना? कॉलेज टी के बारे में एच में तो बॉय और गर्ल का रेशियो दे दिया इसने, दिस इज बॉय एंड दिस इज गर्ल। टी में गर्ल्स भी दे दी, है ना? इतना परसेंटेज टोटल का। फाइंड द परसेंटेज बाय नंबर ऑफ गर्ल्स इन टी इज मोर और लेस देन नंबर ऑफ बॉयज इन एस। यानी भाई टी की गर्ल्स का परसेंटेज मांग रहा है। किससे परसेंटेज मांग रहा है? यानी एस के बॉयज से परसेंटेज मांग। तो भाई रेशियो निकाल दो। जब परसेंटेज और रेशियो निकालना है तो क्या एग्जैक्ट, क्या मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप समझदारी से काम लो, सबसे पहले देखो टी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? 64.82 डिग्री होगा। ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? इस टोटल के हित में ही तो होगा। तो रेशियो निकालो टोटल, ये डाटा भी किसके रेस्पेक्ट में? टोटल के रेस्पेक्ट में। वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, से 64.8 डिग्री। अब जो भी टोटल स्टूडेंट आया, है ना, अब उसमें गर्ल्स आपको कितनी दी हुई है भाई? 55.55 कितना होता है? दिस इज 5/9। यहाँ की तो इसने गर्ल्स मांगी है मेरे से, 64.8 का 5/9 करूंगा, दीज आर द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब एस पे आओ आप, पी क्यू आर एंड एस, ये तो 72 डिग्री है ना भाई, ऐसी तो निकालोगे। समझना यार, है ना? कंफ्यूजन मत रखो। 64.8 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 315, फिर उसका 5/9 निकालोगे। ऐसे ये 72 है ना? मल्टीप्लाई, ये बॉयज और ये गर्ल्स है, तो बॉयज का रेशियो यहाँ से पूछ रहे हैं 2:5। ऐसे आप इसका निकालोगे भाई, 72/360 मल्टीप्लाई 315, फिर 2/5। तो ये मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो तो चाहिए टोटल के रिस्पेक्ट में, खत्म। अब ये वाला नंबर
और ये वाला नंबर, ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो एक बार देख लो, देखो बहुत आसान नंबर है, ये नंबर हम बार बार यूज करते हैं भाई, ये इसका 90% है, 72 इंटू 9 टाइम्स अगर आप करोगे ना, 72 इंटू 9, ये मुझे क्यों याद है, ऐसा नहीं कि मुझे सारे नंबर से याद है, बस ये कि ये नंबर आप जितनी प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस में करते हो, तो नंबर बहुत आसान है, आपको रट जाते हैं नंबर, ये इसका 90% है, 72 का 90% आप निकालोगे 9 टाइम्स, भाई 9 दूनी कितना हुआ 18, है ना, 9 से 63, 64, 64.8, तो ये आपको सीधा लिखना था, दिस इज 9/10, क्योंकि नंबर आसान है ना, अगर नंबर और डिफिकल्ट हुए, कुछ ऐसा हुए, तो भाई उसमें तो समय लगेगा, मुझे भी लगेगा, आपको भी लगेगा, सबको लगेगा। फाइनली क्या निकल कर आया, कैंसिल आउट कर दिया, ये मुझे पता चला इसका 9वां मल्टीपल है, तो 9 टाइम्स 5/9 रेशो, ये कितना था 10 टाइम्स, दिस इज 2/5, कहानी खत्म, 5 से 5 चला गया, 5 से 10, रेशो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 5 और 4, ये वाला पोर्शन 4 से कितना परसेंट ज्यादा या कम, ठीक है, तो 5 4 से देख लो भाई कितना है 1/4, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो सीधा अपने को पता होना चाहिए दिस इज 25%, ठीक है। अगर आपने ये रेशो उल्टा ले लिया 4 और 5, है ना, तो 4 को 5 से कंपेयर करो तो आंसर 20 आ जाएगा, तो ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में क्या क्या पूछा है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, बाई चांस थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो आंसर में थोड़ा सा मिसमैच आ जाएगा, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना, चलो तो नेक्स्ट हो जाओ। अब देखो सिंपल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ डाटा दिया हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है, मुझे उससे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है उससे। चार्ट शोज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम 2020 टू 2024, भाई कुछ इंपोर्ट कर रही है कंपनी, कुछ एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, वो है। अब ये वाली लाइन जो है येलो वाली, वो आपका हर साल का इंपोर्ट शो कर रहा है, ग्रीन लाइट ग्रीन वाला क्या शो कर रहा है, हर लाइन का एक्सपोर्ट शो कर रहा है। क्वेश्चन देखो पूछा गया, अगेन फिर परसेंटेज रेशो में पूछा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर निकालने की जरूरत है ना, एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे तो कुछ वैसे निकालना ही नहीं है, तो नंबर है तो नंबर तो ऐड करनी पड़ेगी ना अपने। परसेंट फाइंड बाय व्हाट परसेंटेज टोटल इंपोर्ट ऑफ ये टुगेदर आर लेस देन टोटल एक्सपोर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बेस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसको कंपेयर कराना है। पहले देखो इंपोर्ट चाहिए 22 का और 23 का, बस नंबर गलत गलत ना ले लो आप, 22 का और 23 का इंपोर्ट चाहिए भाई, 22 का तो सॉरी 22 का और 23 का इंपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो इंपोर्ट हो गया 22 का भाई 375, और 23 का मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इंपोर्ट आप देखोगे, है ना, वो कितना हो जाएगा, जो भी डिजायर्ड आपके ईयर से 375 और 425, 400 300 700, ये कितना हो जाएगा भाई 800, ठीक है। एक्सपोर्ट आप देखोगे कौन कौन से का, 20 का 21 का और 24 का, ध्यान देना 20 21, हाँ 21 का ये रहा, 20 का ये रहा, और 24 का ये 450, ध्यान रखना, जल्दबाजी में 1 2 ये ऊपर ऊपर है ये मत लेना, बस एक ही साल का इसमें कम है, उसमें ही थोड़ा सा पंगा ना हो जाए, 500 550 और 450, तो ये तो हो गया 1000, और ये कितना हो गया 1500, खत्म रेशो, रेशो निकल गया भाई 8 और 15, बस कम या ज्यादा पूछ रहे हैं ना, तो 15 से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 15 से कैलकुलेट करोगे आप, कितना कम है 7 है, डिवाइड कर लो, 15 15 70 वाला पार्ट कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 है, कैंसिल आउट करने मत बढ़ जाना, सिंपल ऐसे कर लो आप, है ना, आपकी चॉइस है। अगर आपको फ्रैक्शन देखो, वे ऑफ कैलकुलेशन मुझे पता है ना, 7.5/15 माइनस 0.5 अगर मैं करता हूँ, है ना, तो ये तो 50% हो गया, 50% में से 0.5 यानी 5.5/15, 0.5/15 का मतलब कितना होता है भाई 1/30 होता है। अब मुझे पता है ना, मुझे क्या पता है भाई कि 33.33% होता है 1/3, तो 1/30 किसके इक्वल हो गया, दिस इज 33.33%, ठीक है। तो 50 में से अगर आप 33.33% 3.33% सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट यू विल गॉट, दिस इज 46.66%, क्लियर। तो अभी तो बहुत आसान नंबर है, इस झंझट में भी मत पड़ो, है ना, हालांकि देखो इतनी ज्यादा चीजें शायद कोई कैट तो नहीं देने वाले, है ना, बट बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है कर लो, बट सिंपल भाई डिवाइड कर लो ना, 7/15, 15 से अगर जो भी जाएगा, है ना, ये तो अपने को पता है ना, 100 भाई, तो जीरो तो अपने हिसाब से लगा लोगे, 15 चौक कितना होता है मेरे भाई 60 होता है ना, फिर 100 बचेगा, 15 छक कितना हो गया 90, फिर 10 बचेगा, फिर अगेन 100 करना पड़ेगा, 15 छक 90, 15 छक 90, ऐसे कर लो, सिंपल है ना। तो जो तरीका बेस्ट लगता है वो आप करो, समझ में ये क्लियर होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, कैलकुलेशन हमेशा आपकी चॉइस रहती है,
ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट इस चीज को, ये चीज और अजीब मान लो लगे, अरे यार ये क्या कर रहा है, तो उसको स्किप कर दो अभी फिलहाल। ये समय नहीं है कि आप मेथड देखो कौन सा क्या है, जो बेस्ट आपको लग रहा है, जो बेस्ट कनेक्ट हो रहा है आपको, आप उस मेथड से करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया। अब ये आपका टेबुलर पे दिया हुआ है भाई, टेबुलर डाटा हर टाइप का मैंने देखो टेबुलर करा दिया, ये थोड़े कनेक्टिविटी हो जाए, आएंगे ही आएंगे 110%। टेबल shows the score of top 3 players ABC across 6 consecutive rounds in a sports। भाई कोई स्पोर्ट हो रहा है, पहले राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 प्लेयर के आपके क्या दिए स्कोर दिए हुआ है। मांग कह रहा है रेशियो ऑफ एज टोटल स्कोर इन लास्ट 3 राउंड्स एंड बीस टोटल स्कोर इन लास्ट 3। सिंपल, ए का टोटल स्कोर इस लास्ट 3 राउंड में और बी का टोटल स्कोर इस लास्ट 3 राउंड में, इसका आपका रेशियो। तो भाई लास्ट 3 राउंड यानी यहां से करना पड़ेगा, ठीक है। 4, 5 और 6 लास्ट के 3 राउंड है भाई, तो आप जैसे मर्जी कर लो। 8, 5, 13 है ना, और 4, 4, 8, 12, 13, दिस इज 1330, दिस इज 1330 रेशियो। ये अगर आप करोगे तो भाई कितना आएगा, 6, 7, 8, 9, 4, 4, 8 और 3, 11, 119, 1190। ये तो वैसे कैंसिल हो। अब फिर अगेन दैट इज अ टेबल से आपको पता होनी चाहिए भाई, मेरे भाई ये 119 जो होता है वो मेरे पास किसका मल्टीपल होता है, और ये 133 है, तो आप खुद देखो ये जो 133 है, क्या ये 19 इंटू 7 नहीं होगा, सिंपल है। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑफ 17 इंटू 7, ये 7 का 7 मल्टीपल है, 19 का 7th मल्टीपल है, तो व्हाट यू विल गेट, द रेशियो इज 19:7 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगेन बार बार क्वेश्चन करोगे तो कैलकुलेशन करने के तरीके जो आपको आई मीन टेबल्स याद नहीं है छोटी छोटी, वो आपको याद होनी चाहिए, आई मीन हो जाएगी, बट इतना तो मैं कम से कम आपसे उम्मीद कर सकता हूँ ना मेरे भाई, आपको तो करना है ना इतना, तो 19 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा है ना, तो इतने तो मल्टीपल्स आपको याद होने चाहिए ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा भाई आपको। फिर भी कोई भी डिफिकल्टी आती है ना किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है भाई, नंबर की बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। 3 नंबर है जेड वाई एम, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, इनका ऑर्डर दिया हुआ है जेड वाई और एम, ये होने चाहिए, एंड देयर सम इज 72, फाइंड द वैल्यू। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, 3 प्राइम नंबर है ना, उनका जो ऑर्डर है सबसे छोटा ये, उससे बड़ा बाई, फिर इन तीनों का सम 70 आपका दिया, ठीक है। और कोई जानकारी नहीं है, एम की वैल्यू निकालनी। अब आप दिमाग लगाओ, समझो। देखो नंबर प्रॉपर्टी, प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा पिछली क्लास में भी शायद मैंने बताया था, हर क्लास में बताता हूँ, हर सेशन में, है ना। भले ही आपका दूसरा सेशन है, दूसरे सेशन की बात, पहली क्लास में भी आपके सेशन में मैंने प्राइम नंबर एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी जो प्राइम नंबर होते हैं ना, दे आर ऑड, दो को छोड़ के। अब आप सोचो कि 3 संख्या हो, ये 3 नंबर है मेरे पास, जेड वाई और एम, इनका जो सम है वो इवन आ रहा है, यानी 70 तो इवन नंबर होते हैं ना। अब समझना, इवन नंबर है। अब तीनों के तीनों प्राइम नंबर अगर आप ऑड ले लोगे, है ना, ऑड प्राइम नंबर, है ना, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तो ये तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए भाई, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है ना, और ऑड प्लस ऑड क्या होता है, अगेन ऑड होता है। इसका मतलब ऑड को अगर आप इवन टाइम ऐड करोगे तो वो आपको इवन देगा। इवन टाइम मतलब दो ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर, 6 ऑड नंबर। ऑड को अगर आप ऑड टाइम्स ऐड करोगे, यानी 3 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर, तो उनका सम क्या आएगा, ऑड। अगर तीनों प्राइम नंबर ऑड होंगे तो इसका मतलब इनका जो सम भी आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, ऑड आना चाहिए था। ये तो कहानी क्लियर होती है, तीनों प्राइम नंबर का जो सम आना चाहिए वो ऑड होना चाहिए, इसका मतलब इन तीनों में से एक जो नंबर होना चाहिए वो मेरे पास क्या होना चाहिए, इवन आना चाहिए, तभी जाके इन तीनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा, जो 70 आपको दिया हुआ है। क्लियर है या नहीं, दोबारा बता देता हूँ एक बार। भाई मैंने आपसे बोला ये 70 है, 3 नंबर है, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई और दिस इज एम। मैं बोल रहा हूँ अगर ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और मान लो ये भी ऑड है, तीनों के तीनों ऑड मैंने प्राइम नंबर मान लिया, तो इनका सम भी तो ऑड ही आना चाहिए, इसका मतलब एक ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब इन तीनों में से एक ही नंबर क्या होगा, वो इवन होना चाहिए, और इवन प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई, 2 होता है। इन तीनों में से एक नंबर तो 2 होगा। अब सबसे कम प्राइम नंबर भी क्या होता है, 2 होता है ना, तो सबसे कम प्राइम नंबर 2 होता है, तो इसका मतलब जेड की तो वैल्यू 2 होनी चाहिए ना। क्यों 2 होनी चाहिए, क्योंकि जेड इन सबसे क्या है, इन सब में क्या दिया हुआ है, वो छोटा दिया हुआ है, ठीक है। आपको एम की अगर वैल्यू निकालनी है तो इन तीनों में से
आप जेड की ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। भाई वाई को तो 2 रखोगी नहीं ना, वाई को 2 कैसे रख लोगे? अगर वाई को 2 रखोगे तो इस 2 से छोटा तो कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब जेड की वैल्यू यहाँ पर तो फिक्स होगी, मेरे पास क्या होनी चाहिए भाई, 2 होनी चाहिए। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये कहानी क्लियर है? अब आप देखो निकालना क्या है, स्मार्ट तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स है। वाई प्लस एम की वैल्यू कितनी होगी भाई, मेरे पास 68 होगी। अब वाई भी प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना, और एम भी आपके पास क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? लेकिन मुझे ये पता है कि एम जो होना चाहिए, एम जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, किससे, वाई से। भाई 2 नंबर का जोड़ 68 है ना, मैं बोल रहा हूँ एम बड़ा है वाई से, इसका मतलब क्या होगा, एम जो होगा, है ना, उन दोनों के 50% यानी आधे से तो बड़ा ही होगा ना। भाई 68 है, इसका मतलब क्या है, एम की वैल्यू 34 से तो ज्यादा ही होगी ना। इसका अगर मैं आधा करता हूँ 34 और 34, एम की वैल्यू 34 से तो ज्यादा ही होगी ना। तो 34 से बड़ा प्राइम नंबर मुझे चेक करना था, है ना। अब इतने सारी चीजें तो चेक करके देखोगे ना भाई, ऑप्शन पे तो जाओगे तो 29 तो लूंगा नहीं, तो वही नंबर उठाऊंगा जो 34 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 2 ही नंबर है 34 से बड़े, या तो 43 या 47। तो m प्लस वाई, अगर आपके पास 68 है, मैंने अगर इसको 43 ले लिया मेरे भाई, तो 43 में क्या ऐड करूंगा, यानी 25 ऐड करूंगा तो 68 आएगा। तो क्या m प्राइम नंबर निकल कर आता है, बिल्कुल नहीं निकल कर आता, कैंसिल आउट। इसका मतलब ये भी कट गया, आंसर कितना होना चाहिए, 37, करेक्ट आंसर, खत्म कहानी। m को अगर आप 37 लेते हो, है ना, 68 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा भाई, 37 आप घटा दीजिए, है ना, तो आपको ये वाला प्राइम नंबर कितना पड़ेगा, आपको 29 होना चाहिए। 68 में से अगर आप 37 घटाते हो तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 31 हो जाएगा, सॉरी 31, 31 ही हो जाएगा, 37 ही हो जाएगा, तब जाके 68 आ जाएगा। दोनों के दोनों आपके क्या है, प्राइम नंबर्स आपके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, लेकिन ये कब अटेम्प्ट हो पाएगा, जब आपको बेसिक नॉलेज होगी, किसकी, आपके नंबर्स की बेसिक नॉलेज आपको पता होगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, है ना, क्लियर है ना, बेसिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है आपका मेरे भाई। फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे से पूछना एक बार कमेंट करके, मैं आपको जरूर बताऊंगा दोबारा से, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब भाई डिविजिबिलिटी रूल है आपके पास, भाई आपको अब हर किसी की डिविजिबिलिटी तो याद नहीं करोगे ना यार, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, है ना, मतलब नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा वास्ट है, बट कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके हिसाब से ना मॉडरेट क्वेश्चन से थोड़ा सा अबव क्वेश्चन है ना, मतलब इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा बाहर नहीं पढ़ना। भाई 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि लास्ट की जो 2 नंबर है या 2 संख्या है वो आपकी 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 का क्या होता है भाई, लास्ट की 3 संख्या हो गई, ये तो होता है। और अगला क्या आ जाएगा मेरे पास, जो भी है 4 8 कितना 16 वाला भी लास्ट की 4 संख्या देख लो भाई। 3 के लिए क्या होता है, सम, सम जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए मेरे भाई। 9 की क्या होती है, यानी जो सम, जो डिजिट्स का सम होना चाहिए, सबका जो सम है वो 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। इनका जो सम आना चाहिए 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है। अब एक नंबर है जो 9 से भाग होता है, ठीक है, डिविजिबल, इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि सारी संख्या 8 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जेड प्लस 7 प्लस वाई, ये 9 से आपकी क्या होनी चाहिए, अगर आप उसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर 0 आपको देगा, यानी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ये मतलब है इसका आपके पास। y माइनस जेड की वैल्यू 6 है, तो ये वैल्यू आपको निकाल। अब आप समझो, मैं बोल रहा हूँ समझना भाई, 28 है, 28 को यानी एक 27 है, 27 को 9 से भाग देना, इसका मतलब ये है कि 9 प्लस 9 प्लस 9, यही तो मतलब है भाई। जैसे 9 9 के मल्टीपल सब कैंसिल आउट करते जा रहे हो ना, यही तो मतलब हुआ। अगर देखो डेफिनेशन है 28, 29 का क्या मतलब होता है भाई, 9 का पहला 9, फिर दूसरा 9, फिर तीसरा 9, फिर 2 एक्स्ट्रा आ रहे है ना, तो ये तो भाई कैंसिल आउट, ये तो वैसे ही हटा दो ना। एक्स्ट्रा 9 के मल्टीपल से क्या है, वो रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर को आप ऐड कर सकते हो, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, रिमाइंडर को डिवाइड कर सकते हो। कहने का मतलब है इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जितनी बार 9 आ रहा है कैंसिल आउट करते चले जाओ, यही तो मतलब हुआ भाई। 9 एकम 9, है ना, 9 एकम 9, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 0, 9 एकम 9, यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो या तो सबको ऐड कर लो, सिंपल है, या मेरा कहने का ये मतलब है जैसे जैसे सम 9 होता जा रहा है हटाते चले जाओ, 9 से एक्स्ट्रा जहां पर आ रहा है, क्योंकि 9 जैसी आएगा, जैसे 10 आएगा मेरे पास, इसका मतलब 9 से तो वो भाग हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास, 1 बचेगा।
क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जैसे 12 है, 12 को 9 से भाग देना, तो भाई 9 तो हटा दो ना, 9 तो वैसे ही चला गया, बचा कितना 3, 3 का देखना पड़ेगा, है ना? ये पॉइंट आपको छोटे छोटे ना पता होना चाहिए। पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये जिसको बिल्कुल बेसिक आइडिया नहीं है उसको भी कनेक्ट हो जाए। वरना बात रही क्वेश्चन की, तो भाई 20-20 क्वेश्चन मुश्किल से 15-15 20-20 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। आप भी करोगे, है ना, आप भी कर सकते हो, बट क्या है, उन स्टूडेंट को भी लेके चलना है मुझे जिनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया नहीं है ना। अब मुझे ये करना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ 9 को हटा देता हूँ, है ना। 8 और 4 12, 12 और 6 18, ये तो वैसे ही हटा दो। 18 मतलब 9 का मल्टीपल है, हटा ही दिया मैंने भाई। 5 और 5 6 7 8 9 10, 10 और 7 मेरे पास कितना हो भाई 17, 17 में से फिर आप 9 हटा दोगे मेरे भाई, तो कितना बचेगा मैं आपके पास 8 बचेगा ना। इसका मतलब फाइनली मुझे क्या बचा, दिस इज 8 प्लस जेड प्लस वाई। ये जो होना चाहिए दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9, ये 9 से भाग होना चाहिए। 9 से भाग होने के लिए अगर ये संख्या 8 है तो इसको क्या क्या होना पड़ेगा भाई, या तो ये 9 होगी, या 18 होगी, या 27 होगी, ऐसी तो होगा। अगर अगर ये 8 है, जेड प्लस वाई को कितना होना पड़ेगा 9 बनने के लिए, 1 होना पड़ेगा। 1 कैसे हो जाएगा मेरे पास भाई, क्या संख्या पॉइंट में आ सकती है किसी नंबर, ये पॉइंट में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 18, हाँ ये हो सकता है, यानी अगर ये 8 है तो जेड प्लस वाई को कितना होना पड़ेगा 10 होना पड़ेगा। अब आप खुद देखो, ये 8 है तो इसको कितना होना पड़ेगा 19 होना पड़ेगा। 19 होने के लिए कैसे पॉसिबल, समझ रहे हो, 19 आ सकता है भाई। संख्या ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकती है, 9, दोनों की दोनों अगर को मैं 9 9 कर देता हूँ, तब जाके तो 9 9 कितना होगा मेरे पास 18 ही तो होगा। कहानी क्लियर होती है, समझ रहे हो। तो भाई 9 और 9 कितना होगा 18 होगा। 19 कैसे आ जाएगा, 19 के लिए एक को 10 होना पड़ेगा, 10 तो पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम 9 तक ही मैं ले पाऊंगा। ठीक है, तो कहानी सिंपल सी थी। ये वाला पोर्शन होगा, 1 तो आप देख के काट दोगे ना, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। 8 और 19, 19 तो वैसे ही मतलब नहीं, खुद तो देखा करो ना यार, 9 और 9 है 18, ज्यादा से ज्यादा संख्या 18 ही तो हो सकती है, दो 9 के मल्टीपल मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 18, 18 से ज्यादा तो मैं लूंगा नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ समझ में आ गया कि जेड प्लस वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए, है ना, वो आपके पास क्या होनी चाहिए 10 होनी चाहिए, जेड प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, जेड प्लस वाई की वैल्यू अगर 10 है ना, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है वाई माइनस जेड, दिस इज वाई, वाई माइनस जेड की वैल्यू कितना दी हुई है 6 दी हुई है। दोनों को ऐड कर दो मेरे भाई, दोनों को ऐड करोगे तो सिंपल है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों को ऐड करोगे तो वाई की तो वैल्यू कितनी है, ऐड करके आधा कर दो 8 आ गया। जेड की वैल्यू कितनी है, दोनों को घटा के आधा कर दो, 10 में से 6 गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, देन दिस इज द वैल्यू इज 2 आ जाएगी। क्लियर होती है कहानी मेरे भाई। तो y की तो वैल्यू आ गई 8 और z की वैल्यू आ गई 2। वैल्यू किसकी निकालनी है 2z प्लस 4y, यहाँ पे आप लिख लेना मिस प्रिंट हो गया, अच्छा अंडर रूट है ना, अंडर रूट दिया तो अंडर रूट की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट निकाल लो भाई आप। दिस इज 2 इंटू जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूनी 4 प्लस 8 चौक 32, 32 और 4 36, अंडर रूट 36 आप करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, तो देखना समस्या आती है, पहली बात तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, है ना, सारा मैंने आपको बता दिया, है ना। जिसको नहीं पता होगा कम से कम ये तो पता चलेगा होगा भाई कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी, सबको ऐड करके जो भी संख्या आएगी वो 9 से आपकी पूरी पूरी कटनी चाहिए। ऐसी 3 का होता है वो, जो वो संख्या जो 3 से भाग होनी है सबका जोड़ होना चाहिए संख्याओं का, जो 3 से डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट भाई ये आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चन है ना। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 2400 वोट इनवैलिड दिए है और विनर सिक्योर्ड वोट्स व्हिच इज इक्वल टू द 40% ऑफ द एलिजिबल वोटर, और वो 120 वोट से जीत जाता है। इफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन एलिजिबल टू वोट, फाइंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, कंसिडर ऑल एलिजिबल वोटर कास्ट देयर। भाई सिंपल है ना भाई, हायरार्की पता होना चाहिए, वैलिड इनवैलिड क्या होता है भाई। ये क्या बोल रहे हैं देखो, विनर को जो मिला है वो 40% वोट मिला है एलिजिबल वोटर्स का, है ना। एलिजिबल वोटर्स मान लो 100x थे, 100% समझने के लिए
विनर को जो वोट मिला है एलिजिबल, इसका 40%, तो मैं बोल सकता हूँ 40% ऑफ एक्स। अब कितने वोट से वो जीता है भाई? 120 वोट से जीता है। इसका मतलब लूजर को जो जो कैंडिडेट हारा होगा, दिस इज 40% ऑफ एक्स माइनस 120 वोट मिले होंगे। क्लियर है? अब इनवैलिड वोट कितने मेरे भाई? तो आप देखो 240 वोट आपके पास इनवैलिड है। तो आप खुद सोचो भाई, विनर के वोट जो मिले होंगे जिसको काउंट करते हो आप, प्लस लूजर के वोट, दिस इज 40% ऑफ एक्स माइनस 120, ये तो वैलिड वोट हो गए, प्लस इनवैलिड वोट आप ऐड करोगे 240, ये दीज आर द इनवैलिड वोट्स। ठीक है, क्या निकल कर आएंगे? जो टोटल वोट कास्ट हुए ना, यानी जो जितने वोट डाले गए होंगे एलिजिबल वोटर्स, ठीक है, ये आ जाएंगे ना। और सारे एलिजिबल वोटर्स ने वोट डाला है, इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने वोट नहीं डाला होगा। तो ये तो सिंपल मैं बता सकता हूँ ना, ये एलिजिबल वोटर्स आ गए मेरे पास। आप देख लो ये एलिजिबल वोटर्स कितना होगा, 100% होगा अपने आप। ठीक है, बस समझने वाली बात है, समझाने की। तो ये तो रटी रटाई चीज होती है भाई। क्या है 40%, है ना? वो कितना आ रहा है आपके पास भाई? इसका 40 और 40 सिंपल है, 80 इसका दुगना करके 100 में से आपको क्या कर देना था? घटा देना था मेरे भाई, और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, दिस इज 80% ऑफ x प्लस 120 इज इक्वल टू 100% ऑफ x आ जाएगा। तो दिस इज 20% ऑफ x इक्वल टू 120, और 5 गुना कर लो x, मतलब ये टोटल एलिजिबल वोटर्स हो, है ना? तो अगर 20% की वैल्यू 120 है मेरे भाई, तो टोटल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी आपके पास। ये 600 आपने क्या माना था? दीज आर द एलिजिबल वोटर्स आपने माना। अब आप क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एलिजिबल टू वोट, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने वोट डाला होगा, या मैं बोल सकता हूँ जिन्होंने आपका क्या होगा, वोट डालने के लिए सक्षम है। ये टोटल पॉपुलेशन का 50% है, यानी 1/2 है। इसका डबल कर दो भाई, इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा? दिस इज 600 इंटू 2 मेरे पास आ जाएगा। दिस इज 1200 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दबाजी में कोई ऐसा ऑप्शन ना लग जाए 600, है ना, या कुछ ऐसा। हालांकि यहाँ पर 600 ऑप्शन दिया नहीं हुआ है ना, उसका डबल आपको एंड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट थोड़ी है मैं आपको बोलूँ कि हाँ भाई ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या करना है, 40 है ना, इसका कर दो भाई दुगना, है ना, और 100 में से घटा दो, इसका कर दो दुगना, 100 में से घटा दो भाई 20%, तो ये इन दोनों का गैप हो जाएगा 120। ये कोई चीज थोड़ी है यार, दिस इज मतलब दिस इज नॉट वैलिड। ये हर बार थोड़ी चल जाएगा, ये तो रटने वाली बात होगी ना। अब आप खुद देखो, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट ना। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, खुद इमेजिन करो व्हाट यू डू नेक्स्ट टाइम। इफ यू आर ए स्मार्ट, यू नो, इफ यू आर ए स्मार्ट एस्पिरेंट, तो ये चीज तो रट गई ना आपको, इसे शॉर्टकट की फॉर्म में लिख लो आप, अगर आपकी चॉइस है तो। ये जो होगा इनवैलिड वोट में से इन दोनों का अंतर लेना पड़ता है भाई। जो जीतने और हारने वाले के वोट हैं और जो इनवैलिड वोट, अगर नंबर में इनका अंतर ले लो, आ गया भाई 120। जो विनर का परसेंटेज है भाई उसका डबल कर दो, तो दिस इज नॉट अ वे। ठीक है, बट क्या आपको ये चीज रट गई? आप खुद ही शॉर्टकट बना लो इसका। ठीक है, क्लियर? तो शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती मेरे भाई, बहुत कम चीजें होती है ना। जैसे बहुत ज्यादा लेंथी है कोई चीज, बहुत ज्यादा लेंथी है, तो हम उसका एक शॉर्टकट थोड़ा सा याद कर लेते हैं, हाँ चलो ये चीज आएगी तो इसको ऐसे। हर चीज का शॉर्टकट थोड़ी, रटने में शॉर्टकट जैसी कोई चीज ही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। चलो भाई, ये सिंपल आपका एज का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 साल पहले गौरी और कबीर की एज का रेशो दिया हुआ है। 4 साल पहले गौरी एंड कबीर की एज का रेशो कितना है? 2:3 है। 8 साल बाद इनकी एज का रेशो 3 और 4 हो जाता है। 8 साल बाद इनकी एज का रेशो 3 और 4 हो जाता है। अब मुझे देखना पड़ता है ना भाई, देखो ये 4 साल पहले, ये 8 साल बाद है, तो इसमें कितने का गैप है? यानी 12 साल का गैप है। तो इसकी एज में भी 12 साल का गैप है और इसकी एज में भी 12 साल का गैप है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो रेशो का यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होना चाहिए, वो भी आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। गैप आपका सेम ही तो होना चाहिए। तो अब गैप सेम नहीं होगा तो आप उसको सेम करोगे। अब गैप सेम, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ देखो, यहाँ पर 1 यूनिट का गैप है, यहाँ पर भी आपको 1 यूनिट का, इसका मतलब गैप आपको सेम करने की जरूरत नहीं है। 1 यूनिट बराबर आ गई भाई 12, तो 12 दूनी क्या होगा? 24, 12 कितना होगा? 36। बट ये ध्यान रखेंगे, ये जो उम्र आएगी इनकी 4 साल पहले की, प्रेजेंट की अगर बात करोगे तो भाई 28 ही हो जाएगा, है ना। समझने के लिए 8 और ऐड कर दो, 44 हो जाएगा। क्लियर?
अब मांग क्या है वो देख लो। अरुण इज गौरीज फादर, अरुण जो है गौरी का फादर है, जो 30 साल उससे ओल्डर नहीं एल्डर है, दिस इज एल्डर देन हिम, जो उससे 30 साल बड़े हैं, तो अरुण की ठीक है। तो भाई बस ये मत कर देना, ये दिस इज द एज ऑफ गौरी बिफोर 4 इयर्स, 4 साल पहले की एज है गौरी की, गौरांगी की, है ना। तो प्रेजेंट एज दिस इज 28, इसमें 30 साल भाई ऐड कर दोगे, व्हाट यू विल गेट 58 इयर्स इज द एज ऑफ गौरांगी, ठीक है। तो गौरांगी की जो एज है वो आपकी 58 इयर्स निकल जाएगी, 54 मत कर देना, है ना। चलो नेक्स्ट आओ, क्लियर है, ये तो आसान था, बहुत आसान था, है ना। अभी आपका एवरेज का क्वेश्चन है। In a class of 24 students, if the marks of 8 students are excluded and the marks of 10 students from another section are included, then the class average is decreased by 4 marks. While the total of all students' marks remains the same, find a new average of the class. खत्म कहानी। एक पॉइंट कनेक्टिविटी क्या है कि पहले केस में भी और दूसरे केस में भी सम जो टोटल मार्क्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। भाई पहले 24 स्टूडेंट थे, समझ रहा हूँ, उनका एवरेज कितना है भाई, x दिया हुआ है। अब क्या है, 8 स्टूडेंट के तो मार्क्स आपने हटा दिए और 10 स्टूडेंट नए हैं उनके आप ऐड कर रहे हो, तो टोटल कितने स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, खत्म है, 26 स्टूडेंट हो गए। क्लियर है ना भाई, 8 के तो हटा दिए और 10 के नए ऐड कर लिए, तो 24 तो थे ही, यानी 24, यानी गैप कितना है, एक्स्ट्रा 2 आ गए। 24 प्लस 2 कितना आया मेरे भाई, 26 आ गया। इसका मतलब 26 का जो एवरेज है वो 4 कम हो जाता है, इससे 4 कम कर दो। ये सिनेरियो, यहाँ पर भी टोटल और यहाँ पर भी टोटल जो है वो आपका सेम भी होगा। दिस इज 24 इंटू एक्स, है ना, और ये दिस इज 26 इंटू एक्स माइनस 4, इसमें तो आपत्ति नहीं है कोई, ये तो क्लियर है ना, आसान था ये तो। 24x इज इक्वल टू 26x माइनस 26 इंटू 4, वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है मेरे भाई, जैसे मर्जी कर लो, गैप देख लो, 2x का है, 26 इंटू 4, है ना, ये 2 आ गया, x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 26 दूनी 52 के आपके पास इक्वल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50। नहीं मार्क क्या रहा है वो देख लो आप। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना, फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। अब देखो यहाँ भी गड़बड़ कर दी जल्दबाजी में मैंने, दिस इज x जो मैंने माना था, दिस इज, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना, मैं भी जल्दबाजी में गड़बड़ कर देता हूँ, है ना, आप भी थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीजें ना करो, ठीक है। ये तो आपका न्यू एवरेज चाहिए ना, तो दिस इज 52 माइनस 48 इज 52 माइनस 4, 48 इज द न्यू, ठीक है, 4 घटा देना है ना, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आ जाओ आप। अब नेक्स्ट दिस इज व्हाट, ये क्या दिया हुआ है वो, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। अरुण इन्वेस्टेड रुपीज जेड इन स्कीम 2 साल के लिए 15% पर एनम, और इसने लगाया जेड माइनस 5,000 रुपए फॉर 4 years at 20% per annum. The simple interest on, अब देखो यहाँ दे दिया, simple interest earned on rupees Z is half of that of earned on the other amount. भाई जेड रुपए पे, है ना, क्या लगाया भाई साहब ने, 2 साल के लिए 15% पे लगाया, तो भाई इस वाले पैसे पे तो 30% का इंटरेस्ट हो गया, है ना। कोई भी पैसा ले लो, या तो लिख लो सीधा या अंडरस्टैंडिंग कर लो, भाई जेड है ना, या ये वाला आपकी चॉइस है, लिख के कर लो जेड या मुंह जबानी कर लो, है ना, एक्स ले वाई कर लो बाद में, देखो यही तो है, इन दोनों के अमाउंट का रेशियो तो चाहिए। अगर आप ये 30% ऑफ जेड लिख लो, चलो लिख लो, कोई कंफ्यूजन ना। अब मैं कहने वाला था ये जेड है, ये है जेड माइनस 5,000, तो 5,000 का ही तो अंतर है, इसे सर पे ढोके थोड़ी चलूंगा, जेड माइनस 5,000 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, अब जस्ट सेइंग की रेशियो निकल, ठीक है। अब जेड माइनस 5,000, ठीक है मेरे भाई। अब इसने लगाया 20%, कितने साल के लिए लगाया, 80% हो जाएगा 4 साल के लिए। अब क्या बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट अननोन बी, ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है ये इसका आधा आप कर दो, तो ये पोर्शन 40%। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था, देखो 40-30 रेशियो आ जाएगा आपके पास, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेशियो, उसमें यही निकलवा रहा था आपसे। 3/4 आ गया ना रेशियो, 3/4 आ गया, इसका मतलब जेड ओवर जेड माइनस 5,000 आ गया। कहने का ये मतलब है ये गैप, जैसे देखा ना आपने 30% और वो 40%, भाई किसी क्वांटिटी का 30% बराबर है किसी क्वांटिटी के 40% के, इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ज्यादा होगा, 4 और 3 का रेशियो, इन दोनों का जो गैप है एक, वो बराबर 5,000 के दिया हुआ है। मांग कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड माइनस, जेड की वैल्यू निकल जाएगी, जेड मतलब ये 5 चौक कितना हो गया
5000 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा भाई 20,000 आपके पास। अब आया वैल्यू आ गई 20,000। मांग क्या रहा है मेरे भाई जेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। 2000 माइनस दिस इज 20,000 माइनस 2000, ठीक है। what you get 18,000 is your correct answer. Okay, so answer of this question is 18,000. Option number C is your correct answer. ठीक है। चलो भाई, तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब पाइप एंड सिस्टम का हो गया, नेगेटिव वर्क का हो गया, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम मतलब नेगेटिव वर्क आप इसको बोल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना भाई, एफिशिएंसी निकालनी होती है। कुछ इनलेट पाइप्स होता है यानी वो आपका पॉजिटिव वर्क करता है, कुछ आउटलेट पाइप्स हो गए यानी टैंक को वो क्या करेगा आपका खाली, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें से भी भाई 110% टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, है ना। तो जो भी एप्लीकेशन है आपका सर्कुलर मोशन समझ लो, चल सर्कुलर मोशन तो छोड़ दो आप, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, तो भाई मिलेंगे ही मिलेंगे 110%, ठीक है। चलो, तो पाइप बी कैन फिल अ टैंक ए। अब देखो दो टैंक की बात है, ऑब्वियस सी बात है, टैंक ए दे दिया वो 24 मिनट में भरता है। पाइप आर जो है वो खाली करता है। अब ये नेगेटिव वर्कर है आपका। 60% टैंक वो टैंक बी आपका 72 मिनट में खाली करता है। ध्यान देना, टैंक ए ये भर रहा है ना, और इधर जो बात हो रही है टैंक बी की हो रही है। जब तीनों पाइप आप चला देते हो, पी क्यू एंड आर ओपन टुगेदर फॉर टैंक बी, then the tank is filled in 40 minutes. Find the time taken by pipe Q alone to fill tank A. To fill tank A का मतलब क्या हो गया, ये मुझे पता चल गया मेरे भाई कि जो P है वो तो ऑलरेडी इसने दिया हुआ पॉजिटिव, Q भी मेरे पास पॉजिटिव होगा, बस R जो होना चाहिए दैट शुड बी अ नेगेटिव होगा। इफ द कैपेसिटी ऑफ टैंक A इज हाफ एज दैट ऑफ B। अब यहाँ पर टैंक ए और टैंक बी की इसने एफिशिएंसी दे दी कि टैंक ए की जो एफिशिएंसी है वो आधी है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना, समझना, कि अगर मैं पाइप ए, कोई भी एक पाइप है, मान लो 100 मिनट में इस टैंक को भरता है, तो इस वाले टैंक को वो 200 मिनट में भरेगा। यानी जो भी टाइम बी का होगा उसका आप आधा कर दोगे तो ए का निकल आएगा। अगर ए टाइम का कोई भी सी पाइप का टाइम टैंक ए के लिए दिया है, अगर आप उसका दुगना कर दोगे मेरे भाई तो वो किसका निकल आएगा, बी का निकल आएगा, ठीक है। निकालना किसका है, ए के लिए निकालना है। तो सारी कहानी आप पहले ए के लिए आप सॉल्व कर लो भाई। पाइप बी पी जो है वो फिल करता है टैंक ए, यानी 24 मिनट में ये आपका फिल करता होगा। ये तो कहानी क्लियर होती है। अब टैंक आर पे आप आ जाओ। टैंक आर की अगर वो बात कर रहा है मेरे भाई, तो समझना 60% टैंक 72 मिनट में भरता है। 72 मिनट में कौन सा टैंक भरता है, टैंक बी भरता है। तो इसका मतलब अगर वो टैंक ए भरेगा तो उसको आधा समय लगना चाहिए ना, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है या कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो इसकी आधे वॉल्यूम का है, समझ रहे हो। अगर टैंक बी का 60% भाग ये 72 मिनट में खाली करता है, तो टैंक ए का 60% भाग ये 36 मिनट में आपका क्या करेगा, टैंक ए के लिए ये खाली करेगा। क्लियर है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 60% के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है मेरे भाई, 60% वैल्यू अगर 36 के बराबर है तो कहानी करो इसकी खत्म, 100% निकाल दो, यानी पूरा काम ये जो आपका कितने मिनट में करेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। हालांकि ये तो 60% ऑलरेडी आपका दिया हुआ है ना, ये किसका 60% है, 60 का 60% है, 6 ढाई 60 से, यानी सिंपल कैलकुलेशन है ये आपकी 60, ठीक है। ना भी कर दे इस कैलकुलेशन को तो सीधा आपको पता ना नंबर बहुत आसान है, तो 60 आप इसको इधर 60 ले लो। अब P Q और R मिलके, है ना, R ध्यान रखना नेगेटिव, ऐड मत कर देना इसको, वो टैंक बी को 40 मिनट में भरते हैं भाई। टैंक बी को अगर 40 मिनट में भरेंगे तो टैंक ए को कितने मिनट में भरेंगे, आपका 20 मिनट में भरेंगे, टाइम को आधा कर दिया जाएगा। सिंपल, जैसे आप एलसीएम लेते हो एलसीएम ले लो। अब सारी की सारी चीजें मैंने टैंक ए से आपकी कनेक्ट कर दी ताकि कंफ्यूजन ना, टैंक बी से कनेक्ट कर दो, फिर जो आंसर आएगा आप उसको आधा कर दो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। एफिशिएंसी को आधा कर दो, डबल कर दो, आपकी चॉइस है। तो टैंक ए के लिए निकाल दिया एलसीएम 120, ये आ जाएगा भाई मेरे 5, ये 2 यूनिट खाली करेगा और तीनों मिलके 6 यूनिट आपके क्या करते हैं, भरते हैं। सिंपल, पी 5 है, क्यू आपको नहीं पता, आर 2 घटा दो, ये बराबर आएगा 6 के। क्यू की जो एफिशिएंसी आ गई भाई, यानी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 5 में से 2 गया 3, 6 में से, यानी ये कैसे आया, 6 में से 3 गया तब आ गया 3। तो 120 यूनिट का टैंक ए है, 3 यूनिट वो आपकी भरता है, तो 40 मिनट आपको लगेंगे इस टैंक को आपका खाली, आई मीन उसको भर। क्लियर है, ठीक है। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ,
अब देखो एलसीएम एचसीएफ की आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। भाई रिमाइंडर्स कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन ऑफ एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। Z is the smallest number है जो when divided by 28, 14, 40 leaves a remainder of 4 in each case and also Z is divisible by 13, find the sum of the digits of Z। सिंपल है। मुझे एक, अब देखो ये नंबर है एक Z, इसका मतलब क्या है, जब आप इसको 28 से डिवाइड करोगे, 40 से डिवाइड करोगे, 48 से डिवाइड करोगे, तब हर केस में रिमाइंडर जो आने वाला है आपके पास क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो Z नंबर होगा वो रिमाइंडर 4 दे रहा है, समझना भाई। जेड को अगर 28 से भाग दोगे, 40 से भाग दोगे और 48 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस नंबर में से 4 रिमाइंडर हटा दूं, यानी ये Z-4 ये वाला जो नंबर होगा, ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर होना चाहिए दैट शुड बी डिविजिबल बाय 28, 40 और 48, ठीक है। तो भाई तीनों केस में अगर ये 4 रिमाइंडर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर इस नंबर में से आप 4 घटा दोगे तो इसका मतलब क्या आएगा, ये कोई एक ऐसा नंबर निकल के आना चाहिए जो मेरा 48 से भी पूरा का पूरा भाग हो जाए, आई मीन 28 से, और 40 से भी पूरा पूरा भाग हो जाए, और भाई 48 से भी आपका पूरा का पूरा भाग हो जाए। ये कहानी क्लियर होती है, क्लियर है। तो आप पहले वो नंबर निकालो जो 28, 40 और 48 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, फिर रिमाइंडर 4 के लिए आप उसमें क्या ऐड कर दोगे, भाई 4 को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर है। तो मैं जेड नहीं निकाला, मैं वो नंबर निकाल रहा हूं जो पहले इन तीनों नंबर से पूरा का पूरा भाग हो जाना चाहिए, फिर उसमें जब आप 4 ऐड कर दोगे तो फाइनल नंबर आपके पास निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, भाई पहले कॉमन कॉमन हटा लिया करो, है ना, आपकी चॉइस है, जैसे 4 सत्ते 28, ठीक है। अगर 4 से करोगे 4 इंटू भाई 10 आ जाएगा, फिर 4 इंटू कितना आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। 4 को अब बाद में ले लेना भाई, 10 और 12 जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर लो, 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है भाई 60, 60 इंटू 6 सत्ते कितना हो गया 42, यानी 420 तो ये हो गया, फिर गुणा का 4 कर दो तो 20 चौक 80, 1680, ये वो वाला नंबर है जो 28 से भी भाग हो रहा है, 40 से भी भाग हो रहा है और 48 से भी भाग हो रहा है। तो अगर मैं इसमें मैं 4 ऐड कर देता हूँ, नाउ आई गॉट अ नंबर 1684, ये वो पहला नंबर होगा, दिस इज द फर्स्ट नंबर, वो पहला नंबर होगा जो 28 को, 40 को और 48 को भाग देने पर, है ना, रिमाइंडर क्या देता है आपका 4 देता है। क्लियर है। अब आप सेकेंड नंबर कैसे निकालोगे ऐसा, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि देखो 1680 अगर 4 से डिविजिबल है, यानी 28 से डिविजिबल है, 40 से डिविजिबल है, 48 से भी डिविजिबल है, तो इसका कोई सा भी मल्टीपल, एनी मल्टीपल, इसको 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, सारे के सारे नंबर इससे 1680 से तो डिविजिबल होने चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई एक अलग नंबर निकालना है तो नंबर इस टाइप का फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इससे जब आप भाग दोगे तो भाई रिमाइंडर तो 0 आने वाला है, 4 से भाग दोगे तब जाके रिमाइंडर आपका 4। अब आपको वो देखना है, वो नंबर ये इस फॉर्म का नंबर है मल्टीप्लाई बाय एक्स, वो नंबर 13 से आपका क्या होना चाहिए भाई, भाग होना चाहिए। आपको x के मल्टीपल रख रख के देखने पड़ेंगे भाई, 1 से करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर किस किस पे आपका जा रहा है। अगर मैं इसका पहला नंबर देखता हूँ, ये पहला नंबर क्या बनेगा मेरे पास 1684 बनेगा, है ना, अगर x को मैंने बन रखा, क्या 13 से भाग होता है भाई, 13 कम 13 आ गया, 13 13 दूनी 26 आ गया, और 134 आ रहा है, ये तो मेरे पास भाग नहीं हो रहा, सिर्फ भाग कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा। अब दूसरा नंबर क्या आएगा भाई 1680 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, अगर आप 13 करोगे तो 16 दूनी 32, है ना, और 8 दूनी कितना हो जाएगा भाई 16, 16 दूनी 32 तो ये हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16, फिर 164 आप ऐड कर दोगे, ठीक है, 3200, है ना, और फिर 164 आप ऐड करोगे तो भाई 6 ये हो गया, 2 और 1 3, यानी 3364 मेरे पास नंबर आएगा, है ना, जो मेरे पास क्या होना चाहिए 13 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। एक बार आप दोबारा चेक कर लेते, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, है ना, ये कंसर्न रहता है भाई। 0 तो हटाई दो, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरे पास, अच्छा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, अच्छा 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, है ना, फिर 16 2 6 12 और 1 13, 2 हम 2 रखें, ठीक है 3364 है। तो अब 3364 को अगर आप 13 से डिवाइड करके देखोगे तो क्या भाई ये 13 से जा रहा है, 13 13 13 दूनी 26, 26 7 76 जा रहा है, 76 से अगर मैं करूंगा 13 पंजे 65 और 9 94 आ रहा है, ये नहीं जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे भाई थर्ड मल्टीपल देख लो, है ना, थर्ड मल्टीपल में क्या करोगे 1680 का, इसमें दोबारा से आप क्या करो 1680 आप ऐड कर दो भाई, 8 से 14
6 7 8 9 और 10 का 0 यानी 5044 प्लस मैं क्या करूंगा 5040 प्लस 4 कर दूंगा, तो दिस इज व्हाट 5044 आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो भाई 13 कितना आ जाएगा, 13 39 39 यानी 11 बचेगा। 13 का कौन सा 13 सत्ते 13 का 8 होता है 104, 10 बचेगा 8 होता है 104। ठीक है मेरे, इसका मतलब 5044 वो नंबर होगा, है ना, जो इन तीनों को भाग देने पर रिमाइंडर तो 4 देता है, और 13 का वो क्या होगा, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 13, 13 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो मांग कह रहा है फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स कितनी है भाई, 4 4 8, 8 और 5 आपके पास कितनी आ जाएगी, 13 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना। क्या बोल रहा है, अगर अरुण 32 किलोमीटर, इफ अरुण ट्रैवल 32 किलोमीटर, अच्छा 32 किलोमीटर एट ए स्पीड रिड्यूस्ड बाय 40% एज कंपेयर टू हिज यूजुअल स्पीड, यानी 32 किलोमीटर की डिस्टेंस ही उसको ट्रैवल करनी है अरुण को, मगर जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है ना, उस ओरिजिनल स्पीड से वो अगर 40% कम स्पीड से जाता है, यानी 60% स्पीड से जा रहा है, तो मेरे भाई वो 16 मिनट लेट हो जाता है। तो सिंपल है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, दैट्स द डिस्टेंस कांस्टेंट, जो स्पीड का रेशियो होगा और टाइम का रेशियो क्या हो जाएंगे आपके पास, इनवर्स हो जाएंगे। तो आप देखो स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, पहले स्पीड ये देखो 60%, 40 घटा दिया 60 की स्पीड से जा रहा है, तो 5 और 3, इसका मतलब टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, 3 और 5 मेरे पास। ये ध्यान रखना, दिस इज द ओरिजिनल, और ये क्या आपकी जो रिड्यूस्ड स्पीड है, तो टाइम भी आ जाएगा ओरिजिनल रिड्यूस। अब इन दोनों का टाइम आप देख लो, 2 यूनिट का गैप है, तो 16 मिनट बंदा लेट होता है, 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 8। 8 किया कितना हो गया 24, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब क्या मांग रहा है, फाइंड द डिस्टेंस he traveled in 5 hours if he travel at a speed of 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन द यूजुअल स्पीड। तो आप खुद देखो आपकी स्पीड क्या होगी भाई, 32 किलोमीटर की दूरी आप 24 मिनट में ट्रैवल करते, तो 40 मत लेना, यानी ओरिजिनल मैं निकाल रहा हूँ, फिर उसमें से 16 मुझे घटाना पड़ेगा। तो 32 किलोमीटर की दूरी अगर मैं 24 मिनट में करता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 60 मुझे करना पड़ेगा, है ना। तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 16 पंजे कितनी हो गई मेरी स्पीड आ जाएगी 10, मेरे पास स्पीड आ जाएगी। क्लियर है, अब क्या बोल रहा है, अगर ओरिजिनल से 16 की कम स्पीड से जाएगा तो भाई स्पीड कितनी होगी 64। क्लियर है, और कितने घंटे में ट्रैवल करना है उसको डिस्टेंस, 5 घंटे में, अगर वो डिस्टेंस आई मीन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 घंटे में, 64 इंटू 5, 320 किलोमीटर इज अ करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू। तो इन वाले क्वेश्चंस को तो खा जाओ भाई, दैट इज अ बेसिक ऑफ, है ना, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं है, ये आपका रेशियो की कनेक्टिविटी है, समझ रहे हो, जिससे आपका सारा कनेक्ट है, टाइम एंड वर्क भी आपका इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो आई होप इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप इस क्वेश्चन को देख लो दोबारा, अगर आप इसको करना है तो आप इसको दोबारा देख लो। भाई मुझे ये पता है अगर स्पीड का रेशियो मेरे पास, है ना, पहले क्या था स्पीड 5 यानी 60%, 40% कम हो गई तो 60% ले लो, तो टाइम का जो रेशियो आ जाएगा मेरे पास भाई कितना आ जाएगा टाइम का रेशियो, आप ये देखो, तो टाइम का रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 और 5 का आ जाएगा। इन दोनों का गैप क्या था 16 मिनट, मुझे पता चल गया 2 अगर 16 के बराबर है, 1 8 यानी 24, और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी 32 किलोमीटर की डिस्टेंस में 24 मिनट में पूरी करता हूँ भाई। तो खत्म हो गई कहानी, 1 मिनट में मैं कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, 4/8 चौक 32 मल्टीप्लाई बाय भाई आप इसको कर दो 60 से, तो यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी स्पीड आ गई। क्या बोला है 16 कम कर दो मेरे भाई, दिस इज 64, 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगी, दिस इज 320। ठीक है, चलो तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है आपसे, हो आ जाओ मेरे भाई। हाँ, अब देखो कॉइन्स वाले क्वेश्चन है ना, इसका भी कोई ऐसे कोई मेथड नहीं है, बट सिंपल दैट इज अ बेसिक थिंग। एक 2 रुपए का सिक्का, एक 50 पैसे का सिक्का है, और आपके पास क्या है ₹5 के कॉइन्स है, जो आपके 3 8, दिस इज 3x, 8x और x, कंफ्यूजन ना हो x लिख के चल लो। टोटल अमाउंट बैग में 300 रुपए है, तो बैग में 300 रुपए कैसे करोगे भाई, कितने सिक्के हैं, 2 रुपए का एक सिक्का है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2।
क्लियर होता का नहीं? दिस इज 8x, 50 पैसे का आपके पास 8x है। 50 पैसे मतलब कितना हो गया? दिस इज 1/2 रुपीज। ठीक है, x मतलब कितना हो गया? दिस इज 5। तो भाई कितना आ जाएगा? दिस इज 6x प्लस 4x प्लस कितना आ जाएगा? 5x, है ना? तो 15x आ जाएगा, जो आया 300 के बराबर। x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी भाई? 20 के इक्वल हो जाएगी। मांग क्या रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसे के सिक्के आपको करने हैं। ठीक है, अब 50 पैसे के सिक्के आप देख लो भाई कितने होने चाहिए आपके पास 50 पैसे के सिक्के, यानी 8x ये आपको दिया हुआ है 8 इंटू 20, तो दिस इज इक्वल टू 160। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि 50 पैसे के मेरे पास 160 सिक्के हैं, और 2 रुपए के जो मेरे पास है भाई 60 सिक्के हैं, और 5 रुपए के जो है मेरे पास वो 20 सिक्के आपको दिए। कंफ्यूजन है किसी भी प्रकार की तो इसको सॉल्व कर लो, चेक कर लो कि भाई 300 रुपए आने चाहिए मेरे पास, तो भाई 2 रुपए यानी यहाँ तो आ गया 120 रुपए। अब 5 है यानी 20, 20 पंजे कितना आ गया भाई? 100 रुपए। 160 सिक्के 50 पैसे के तो कितने रुपए बनाएंगे भाई? 80 रुपए। इसका मतलब तीनों मिला के मेरे पास क्या आना चाहिए? 300 जो आ रहा है मेरे पास। ठीक है, 300 सॉरी मांग क्या रहा था? हाँ 160 जो करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। अगेन दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस। सारा खेल ही सिर्फ आपका रेशो का है भाई। ठीक है, अब अरुण, कबीर और नैन्सी, है ना, इन्होंने स्टार्ट किया इन बाहुबली एनक्लेव। एक मिनट रुको, कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं ना? इससे पहले 18 था, फिर क्या आया? 17, 17, 18, 19, 20। हाँ ठीक तो है। ठीक, तीनों ने बाहुबली एनक्लेव से स्टार्ट किया। उनको फिरोजा कोटला स्टेडियम चाहिए, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ इतना इतना किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक्चुअल स्पीड नहीं पता, वाई का मतलब तो कैंसिल आउट होगा, रेशियो निकालोगे ना, सारा सीन ही आपका रेशियो दिया हुआ। ठीक है, Nancy started 90 minutes after Kabir and all their reach at same time 9:30 am। देखो हर चीज कांस्टेंट दी है ना, सेम टाइम पे ये लोग पहुंचे हैं, जो 9:30 बजे ये सारे पर्सन पहुंचे होंगे। फाइंड एट व्हाट टाइम अरुण कितने बजे अपने घर से निकला। तो भाई आप देखो, अरुण, कबीर और नैन्सी, इनको जाना कहाँ है? बाहुबली एनक्लेव से फिरोजा कोटला स्टेडियम जाना है इनको, है ना। अब तो इसका नाम चेंज हो गया भाई, सॉरी मेरे को फिरोजा कोटला नहीं लिखना चाहिए, दैट इज अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली का है अपना, है ना। तो उनको अरुण जेटली स्टेडियम जाना है भाई। ठीक है, तो डिस्टेंस तो तीनों ने क्या ट्रैवल किया? सेम ट्रैवल किया ना मेरे भाई, डिस्टेंस इज द सेम। तो ये कांस्टेंट मैं पोर्शन करूं, अगेन डिस्टेंस सेम है। अब इनकी स्पीड का रेशो देखोगे भाई, 3y का मतलब क्या हो गया? 3, 1.5 और 2, है ना भाई। इसको डबल कर लो, क्योंकि पॉइंट से बचना है तो रेशो तो सेम ही रहेगा ना। 6, 3 और कितना आ जाएगा? 4। अब डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? अगेन दैट इज 1/6, 1/3 एंड 1/4। एलसीएम ले लो मेरे भाई 12, है ना, बहुत कॉमन है। अब इतना तो रेशो में आपको क्लियर होगा। तो इसका मतलब टाइम का रेशो हो गया 2, और यहाँ पर जो टाइम का रेशो हो गया 4, और यहाँ पर जो टाइम का रेशो हो गया वो कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? अब तीनों को, इसको लगा 2 यूनिट टाइम, इसको लगा 4 यूनिट टाइम, इसको लगा 3 यूनिट टाइम। अब आप यहाँ से खुद सोचो क्या बोल रहे हैं। नैन्सी ने अपनी, अब तीनों तो सेम टाइम पे पहुंच रहे ना भाई, 9:30 बजे तीनों सेम टाइम पे पहुंचे हैं। अब तीनों अगर सेम समय पे पहुंच रहे हैं, समझना सेम टाइम पे है, तो तीनों की स्पीड तो सेम नहीं है ना भाई, तीनों की स्पीड सेम नहीं है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई तो भाई पहले निकला होगा और कोई आपका लेट निकला होगा, तभी जाके साढ़े, भाई जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो सबसे लेट निकला होगा, यही तो कहने का मतलब है। इसका मतलब क्या होगा कि नैन्सी 90 मिनट बाद चलती है कभी की, भाई 90 मिनट, इनका इन दोनों के जो समय की जो जो गैप है, यानी 1 यूनिट का गैप, वो 90 मिनट होगा। इसका मतलब नैन्सी को 90 मिनट कम चलना पड़ेगा वो दूरी ट्रैवल करने के लिए। क्लियर? अब निकालना क्या है? फाइंड द टाइम एट विच अरुण लिव्स हिज हाउस। अब आप खुद देखो भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो अरुण का जो टाइम हो गया वो 2 यूनिट है, यानी अरुण की ये वाला टाइम ये डिनोट कर रहा है। 1 यूनिट 90 है, तो भाई 2 यूनिट किसके बराबर होगी? 90 इंटू 2, मेरे पास भाई कितना आ जाएगा? 180 आपके पास निकल कर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब खुद सोचो कि अरुण 9:30 बजे पहुंच गया स्टेडियम, और 180 मिनट मतलब कितने हो गए भाई? 3 घंटे उसको लगते हैं। तो मेरे भाई वो घर
घर से 6:30 बजे निकला होगा आपका, है ना, तब जाके उसे 3 घंटे लगे, तब जाके वो डेस्टिनेशन पे आपका पहुंच गया। इज इट क्लियर? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई। तो चलो बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, इस आई थिंक स्लाइड में 3-4 क्वेश्चन और होंगे जो भी है ना, तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आप जितने भी है मैं आपकी पीडीएफ, है ना, आपका कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से करना। 2-3 क्वेश्चन खुद ही ट्राई करना, है ना भाई। नेक्स्ट सेशन जब होगा, अब आपके क्या होंगे भाई, ऑल्टरनेट डेज में सेशंस होंगे, है ना। तो पहले और दूसरे सेशन में थोड़ा सा गैप था, तो कंटेंट रेडी करने में। और भी देखो आरआरबी, मैं एक्चुअली क्या, आरआरबी पीओ मींस का भी आपका एग्जाम है, बैंक और कैट के लिए पढ़ाता हूँ मैं। फिलहाल तो अभी आपका कैट ओवर हो चुका है, ठीक है। बैंक का भी एग्जाम है भाई 28 का, मेंस का, ठीक है। तो थोड़ा सा समय का अभाव रहता है भाई, उन बच्चों को भी देखना है। और आज मैंने आपसे साथ नई जिम्मेदारी, नई जुड़ने की आपसे कोशिश की, तो भाई आपकी भी चीजें देखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका केवीएस का ही होगा, है ना। दैट इज दिस इज फॉर, है ना, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, लाइक आपका फिलहाल तो अभी एसएससी में ही लूंगा, जैसे अभी यूपीएसआई का आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्स है ना जो गवर्नमेंट्स के 2-2 3-3 साल में हमें निकलते हैं, ना, जो वैकेंसीज निकलती है, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करें, ठीक है। तो मेरे भाई आप 2-3 क्वेश्चन जो भी इसमें होंगे पीडीएफ में, आप उसको खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। कोई समस्या आती है प्लीज कमेंट कर सकते हो, और प्लीज आप अपने सजेशन दीजिए और चीजें बेहतर कैसे हो सकती है। बेहतर कहने का मतलब है एक्सप्लेनेशन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आती है, तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ताकि और बेहतर से बेहतर चीजें करने की हम लोग कोशिश कर पाए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि सेशन आपका यूजफुल है, तो आप भाई प्लीज इसको आप शेयर कर सकते हो, है ना। और जो भी आपका स्टडी सर्कल है, जो भी स्टूडेंट सीरियसली अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी, है ना, तो चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, फिलहाल अभी केवीएस की बात करूँ आपसे, तो अभी केवीएस के लिए स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। अब यकीन मानो 6 से 7 सेशन हम कम से कम करेंगे आपके, है ना। हम 7 से 8 कर लेंगे जो भी है, उसमें अगर 20-20, 25-25, अभी तो 20 ही क्वेश्चन, थोड़ा कंटेंट तैयार करने में मुझे समय लग जाता है मेरे भाई। और रही बात उसकी, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई मैं 7 साल से अराउंड आपका कंटेंट भी बनाता हूँ, ठीक है। एजुकेटर भी हूँ और कंटेंट भी बनाता हूँ। आपका जो भी कैट का आपका एग्जाम है बैंक का, है ना, और आपका बैंकिंग का, उसके लिए मेंस के लिए मैं आपका कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर, वो दे आर सोनली प्रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है मेरे भाई। प्रिपेयर्ड बाय मी का क्या मतलब है कि भाई कौन सा एग्जाम है, किस हिसाब से मुझे क्वेश्चन लेना है, तो वो चीजें मैटर करती है। अब आपका जो नेचर है एग्जाम का, वो इन दोनों से डिफरेंट है ना। तो डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को ये थोड़ी चीजें करना है, अपने को केवीएस के एप्टीट्यूड से मतलब, ठीक है। तो कंटेंट उसी हिसाब से आपका डिजाइन है। देखो थोड़ा बहुत बॉक्स से 5-10% डिफिकल्ट है, वो एक बात अलग है ना। तो थोड़ा बहुत अपने को डिफिकल्ट के लिए भी थोड़ा बहुत आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, है ना। चलो तो भाई कमेंट करना प्लीज, आप इसको शेयर करना, जो भी आपको समस्या आती है किसी भी सेक्शन को लेके, मैथ्स को लेके, क्वांट को लेके, या आपकी रीजनिंग को लेके, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे ईमेल कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है मेरे भाई। चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।